सो डियर, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद करता हूं कि आपको पिछला चैप्टर जो है अल्फ़ाबेट दैट इज वो बिल्कुल ही क्लियर होगा। आपको पोजीशन वैल्यूज़ भी याद हो चुकी होंगी, क्योंकि अगर पोजीशन वैल्यूज़ याद नहीं है तो आपको ये चैप्टर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में बहुत टाइम लगेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको रटने में दिक्कत आती हो, कि आपसे चीज़ें रटी नहीं जाती, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी इस चैप्टर के अंदर हर एक लेटर की जो प्लेस वैल्यू होगी वो मल्टीपल टाइम यूज होने वाली है। बस कोशिश इतना करना, जो भी यहां पर लेटर यूज होगा उसकी पोजीशन वैल्यू को आपको बोल बोल के लिखना है। ठीक है, टिप्स पे हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे कि कौन कौन सी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि कौन से एग्जाम में इसकी वेटेज क्या रहती। ओके, तो ये है टाइप्स कोडिंग डिकोडिंग की। मेनली 4 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें कि पहली टाइप हमारी रहती है द कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड ऑन अल्फाबेट एंड नंबर्स, मतलब के अक्षरों और संख्याओं के ऊपर आधारित। बहुत ही वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं आपकी बेस्ड ऑन अल्फाबेट एंड नंबर्स की टाइप के ऊपर। सेकंड टाइप हमारी रहती है रीनेमिंग, बहुत ही इजी टाइप है। वेटेज डिस्कस करेंगे एग्जाम में कैसे रहती है इसकी। थर्ड टाइप रहेगी आपकी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, या हम इसे क्या कहते हैं, चाइनीज कोडिंग भी बोलते हैं। चाइनीज कोडिंग, आपको रीजन बाद में पता चल जाएगा क्यों इसे चाइनीज कोडिंग बोलते हैं, जब इस टाइप को हम डिस्कस करेंगे। फिर रहती है हमारी एक्सेप्शन बेस्ड, या हम इसे एक्सेप्शन की बजाय कंडीशंस भी बोल सकते हैं, कंडीशंस बेस्ड। ओके, तो ये मेनली 4 कैटेगरी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनमें कि आपका जो एसएससी और रेलवे का एग्जाम है उसमें आपकी पहली 3 टाइप जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। अभी तक तो देखो एसएससी और रेलवे में 4th टाइप नहीं पूछी गई, क्योंकि ये 4th टाइप जो है बैंकिंग के एग्जाम में ही मोस्टली पूछी जाती है, और इसकी वेटेज जो है वो 3 से 5 नंबर की रहती है। अगर हम पहली 3 टाइप्स की बात करें तो ये बैंकिंग में ये भी आता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स बैंकिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एसएससी में पहली 3 टाइप्स रहेंगी और इनकी वेटेज आपकी 3 से 4 क्वेश्चंस की रह सकती है, जिसमें कि मोस्टली क्वेश्चन जो है आपको फर्स्ट टाइम पे देखने को मिलेंगे अल्फाबेट और नंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं। अगर एसएससी और रेलवे में इन 2 टाइप्स में से क्वेश्चन बनता है ना, तो एक आधा आ जाता है, या तो एक इसमें से आ जाएगा या तो एक इसमें से आ जाएगा। बैंकिंग में ये टाइप जो है काफ़ी अवॉइडेबल रहती है, क्योंकि बहुत ईजी टाइप है ये, तो आसान चीज़ें जो है बैंकिंग के एग्जाम में पूछी नहीं जाती। मेनली फर्स्ट टाइप से और थर्ड और फोर्थ टाइप से बैंकिंग एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आई होप आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज क्लियर हो चुकी होगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारी पहली टाइप बेस्ड ऑन अल्फाबेट एंड नंबर्स। ये टाइप ध्यान से समझना, क्योंकि ये टाइप का डायरेक्ट लिंक आपको मिलेगा आगे आने वाले चैप्टर दैट इज मशीन इनपुट आउटपुट के अंदर। जो चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे कोडिंग की, वही सेम चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं यूज होंगी इनपुट आउटपुट के टॉपिक में जाके। और ये जो टाइप है बेस्ड ऑन अल्फाबेट एंड नंबर्स, इसमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चंस बनेंगे। तो सबसे पहले एग्ज़ाम में या अभी प्रेपरेशन के दौरान ही अगर हम बात करें कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन को किस तरह से टारगेट करना है, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, तो सिस्टमेटिकली चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। हर वैरायटी के क्वेश्चन को मैंने एक सब टाइप का नाम दे दिया है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। सारी की सारी टाइप्स जो हैं मैं इस कंसेप्ट के थ्रू क्लियर नहीं करूंगा, बट इतनी अप्रोप्रिएट आपको अंडरस्टैंडिंग दे दूंगा क्वेश्चंस की कि आप जल्दी से किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चन को हिट जरूर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर बेस्ड ऑन अल्फाबेट एंड नंबर्स, जो हमारी कोडिंग डिकोडिंग की टाइप है, अक्षरों और नंबरों पर आधारित या संख्याओं पर आधारित, इनकी हम कुछ सब टाइप्स पहले डिस्कस करेंगे। ओके, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो पहली सब टाइप है बेस्ड ऑन अल्फाबेट एंड नंबर्स के ऊपर, दैट इज रिवर्सल ऑफ अल्फाबेट। तो पहले मैं आपको कैटेगरी बता देता हूं, एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो किस फॉर्मेट में पूछा जाता है। स्टेटमेंट इस तरह से गिवन होगी कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फिगर इज रिटन एज दिस वन कोड, देन हाउ मोरबिड वुड बी कोडेड इन द सिमिलर कोड लैंग्वेज। कहता एक निश्चित कूट भाषा में आपको एक वर्ड है फिगर, उसका कोड अवेलेबल है दिस वन। उसी सिमिलर कोड भाषा में आपको बताना है कि मोरबिड का कोड क्या होगा। तो मतलब कि कोडिंग डिकोडिंग की ये जो पहली कैटेगरी है, इसमें आपको एक वर्ड का कोड अवेलेबल होगा, हमेशा गिवन होगा ही होगा।
आपको जस्ट क्या करना होगा, उस वर्ड के कोड को समझना है कि वो बना कैसे है। जो लॉजिक, जो पैटर्न उस वर्ड का कोड बनाने में अप्लाई हुआ होगा, वही सेम लॉजिक, वही सेम पैटर्न आपको बताना होगा जिसके बारे में कोड पूछा जाएगा। सिंपल सा टास्क है, वर्ड का कोड समझिए, उठा के उसे कॉपी पेस्ट करना है जिसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की टेक्निक बताऊंगा कि किस तरह से आपको हिट करना है क्वेश्चन। तो इसका कोड हमारे पास क्या गिवन है, ERUGIF। तो सुनिएगा बात ध्यान से, जब भी हमें किसी भी वर्ड का कोड अवेलेबल हो, मेन ट्विस्ट कहां रहेगा, ये वर्ड का कोड समझने में कि ये कैसे बना है, क्योंकि वर्ड तो ऑलरेडी गिवन था। तो जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले उस वर्ड के कोड में बैठे हुए लेटर्स को टारगेट करो। अगर कोड में बैठे हुए लेटर्स जितने भी अवेलेबल होंगे, हमेशा उनमें दो चीजों को फोकस करके चलो। कौन सी दो चीजें हैं? पहली, कि कोड में जितने भी बैठे हुए लेटर्स अवेलेबल हैं वो सेम एज इट इज वर्ड से लिए गए हैं या नहीं। ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। जब भी हमें वर्ड का कोड फिगर आउट करना है, आइडेंटिफाई करना है, उनमें हमेशा हम दो चीजों के ऊपर फोकस करेंगे। पहली चीज क्या है कि हम ये देखेंगे कि वर्ड का कोड जो भी हमें दिया है उसमें जितने भी लेटर्स यूज हो रहे हैं क्या वो सिमिलर वर्ड से लिए गए हैं। अगर ये लेटर्स टोटली डिफरेंट होंगे, जैसे अगर मैं अभी सिमिलर की बात करूं, देखो इसके अंदर जी भी आ रहा है, आर भी आ रहा है, वर्ड के अंदर भी आर था, यू भी था वर्ड के अंदर, यहां पर भी यू आ रहा है, तो लेटर्स तो यहां पर सिमिलर हुए। ये पहली चीज। दूसरी अप्रोच क्या करनी है आपको, जब लेटर्स डिफरेंट हो जाए, बस दो ही तो चीजें हैं कोड में। पहले ये देखो कि लेटर्स जो हैं गिवन वर्ड के अकॉर्डिंगली सेम यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे, बस ये दो चीजें। अभी अगर हम बात करें तो यहां पर चीजें जो हैं या लेटर्स जो हैं वो टोटली सेम है। अभी तो वैसे आपको टाइप के नेम से ही क्लियर हो रहा होगा, रिवर्सल ऑफ अल्फाबेट, मतलब अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखना। हालांकि मैंने ये जानबूझ के लिखा है, एग्जाम में आपको ऐसा नहीं आएगा कि हाँ इस पे रिवर्सल ऑफ अल्फाबेट ही अप्लाई कीजिए। आपको सिर्फ ये क्वेश्चन गिवन होगा और ये ऑप्शंस गिवन होंगे, इसी के बिहाफ पे आपको अपने एंड से ही सॉल्व करना है। ये तो बेसिक से अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसे सब टाइप का या केस का नाम दे दिया, और कुछ भी नहीं है ये। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्ड का कोड बना कैसे है। अगर हम आइडेंटिफाई करें तो लेटर सारे के सारे सेम थे, तो रिवर्सल ऑफ अल्फाबेट से क्या सेंस आ रही है कि रिवर्स ऑर्डर में ही क्या पता लिखे हो। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले वर्ड के अंदर पहला लेटर क्या था, एफ। अब कौन आ गया, ई। ई कहां से उठ के आया, आखिरी प्लेस से। उसके बाद का लेटर यहां पर क्या आ रहा है, आर। आर कहां पर है, सेकेंड लास्ट प्लेस पे, जो आखिरी से दूसरा अक्षर है वो आ गया। फिर उसके बाद यू आया, फिर जी, फिर आई और एफ। तो वर्ड का कोड बना किस तरह से है कि वर्ड के अंदर जितने भी हमारे पास अक्षर अवेलेबल थे, लेटर्स अवेलेबल थे, उनको एक सीक्वेंस में लिखा गया है, और वो सीक्वेंस क्या है, रिवर्स ऑर्डर, सभी को उल्टे क्रम में लिख दिया। तो अगर हमें गिवन वर्ड का कोड पता चल गया तो हम मॉर्बिड का भी बता सकते हैं। तो अगेन वही सेम अप्रोच, मॉर्बिड के अंदर जो आखिरी में बैठा हुआ अक्षर है वो सबसे पहले आ जाएगा, फिर आखिरी से जो दूसरा अक्षर है वो आ जाएगा, दैट इज आई। फिर कौन आ जाएगा, बी, फिर आर, ओ एंड एम। तो ये हमारा जो है वो रिक्वायर्ड आंसर होना चाहिए, दैट इज DIBROM, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। बस आपका ये टास्क होना चाहिए। तो पहली कैटेगरी में हमने देखा कि वर्ड के अंदर जो भी हमें कोड अवेलेबल था, उस कोड में जितने भी लेटर्स यूज हो रहे हैं वो टोटली क्या थे, सेम थे। ओके, अब आती है हमारी नेक्स्ट सब टाइप, अपोजिट लेटर्स। अभी क्या है, स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो रहेगा प्रोसेस, क्योंकि आपको हर एक चीज इलेबोरेट करनी है। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाते हैं ना, फिर अपने आप ही स्पीड ऑटोमेटिकली हमारी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, अभी सिर्फ ध्यान से पेशेंस के साथ समझो चीजें हैं क्या, एक एक वर्ड को नोटिस में लेना। फिर से हमें एक और क्वेश्चन अवेलेबल है, कहता किसी सर्टेन कोड लैंग्वेज में, किसी सर्टेन कूट भाषा के अंदर हमें एक वर्ड गिवन है स्टोन। स्टोन का कोड दिया हुआ है, उसी सर्टेन सिमिलर कोड भाषा में हमें बताना है क्लाउड का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि हमें ये गिवन वर्ड का कोड अवेलेबल क्या है। स्टोन का कोड क्या गिवन है, HGLMP। हमें इस वर्ड का कोड अवेलेबल है, पहले इसे समझेंगे बाद में उसे लिखेंगे। ओके, अब सुनिए ध्यान से, स्टोन का कोड जो हमें अवेलेबल है, तो मैंने पिछले केस में क्या बताया था, जब भी आपको क्वेश्चन को टारगेट करना है, अटेम्प्ट करना स्टार्ट करोगे, कौन सी दो चीज़ों के ऊपर फोकस करना है कि जितने भी कोड में बैठे हुए लेटर्स हैं वो सारे के सारे सेम वर्ड से लिए गए हैं, टोटली डिफरेंट है। अब ये देखिए, टोटली डिफरेंट लेटर्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, एस कहाँ आ रहा है, देखो ओ भी नहीं आ रहा, ई भी नहीं आ रहा, कुछ भी सिमिलैरिटीज नहीं है, कोई लेटर सेम नहीं है।
तो अगर तो लेटर्स सेम थे तो हमने देखा वो किस तरह से शफल्ड फॉर्म में बैठे हैं, किस तरह से उलट पुलट होके बैठे हैं। ओके, वो सीक्वेंस हमने देखा। जब भी आपको लगे कि लेटर्स टोटली डिफरेंट रियलाइज हो रहे हैं आपको, तो आपके माइंड में कुछ और एक्स्ट्रा चीज नहीं आनी चाहिए सिवाय पोजीशन और प्लेस वैल्यूज के। बस आपको यही करना है। अब एग्जाम में जाके क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट का मैं आइडिया दे देता हूं। वो पता क्या करेंगे, वो काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके चले जाएंगे। एग्जाम में जाके ना, हालांकि कॉन्फिडेंस आता है, प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, बट एग्जाम में जाके वो कॉन्फिडेंस जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाता है। वो क्या करेंगे, स्टंट मारते हैं, प्लेस वैल्यूज के बिना ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि उनका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, एग्जाम का पैटर्न तो अनसर्टेन है, हमें नहीं पता कि किस तरह का लेवल का क्वेश्चन आ जाए, तो आपको कहीं ना कहीं इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो बेहतर है स्टार्टिंग से ही थोड़ा ध्यान से चलो। जब भी वर्ड के कोड में बैठे लेटर्स आपको डिफरेंट मिले ना, आपको सिर्फ पोजीशन वैल्यूज लिखनी है और कुछ भी दिमाग में नहीं आना चाहिए। तो इन पोजीशन वैल्यूज को बोल बोल के जितना यूज करोगे उतना आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। तो एस का प्लेस हो गया 19, टी कितना हो गया 20, ओ कितना हो गया 15, एन कितना हो गया 14, ई कितना हो गया 5। इसी तरह एच की प्लेस वैल्यू 8, जी 7, एल 12, एम 13, पी कितना हो गया 22। ओके, तो देखिए अब वर्ड के कोड को समझते हैं। जहां कहीं भी आपने किसी भी लेटर को उसकी पोजीशन वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया ना, वहां लेटर्स का रोल खत्म हो जाता है। क्या बोला मैंने, कि जहां कहीं भी आप किसी भी वर्ड का कोड जब भी आइडेंटिफाई करोगे, अगर आपने उस लेटर की प्लेस वैल्यू मेंशन कर दी, नंबर्स मेंशन कर दिए ना, वहां लेटर्स का रोल खत्म। अब किसके साथ गेम खेलेंगे हम, नंबर्स के साथ, सिर्फ और सिर्फ लेटर्स को इनरोल नहीं करना। क्योंकि अगर आप नंबरिंग लिखने के बावजूद भी सिर्फ लेटर्स को ही आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो मुझे एक बात बताओ, आपने नंबर्स क्यों लिखे हैं। हम नंबर्स को तभी मेंशन करेंगे अगर हमें लेटर टू लेटर लिंक नहीं मिलेगा। क्वेश्चन को इजी वे में समझने के लिए हम पोजीशन वैल्यूज का रेफरेंस ले रहे हैं, अब सिर्फ हम नंबर्स के साथ खेलेंगे। अब देखिए, पहले लेटर की प्लेस वैल्यू का नंबर क्या है 19, कोड में पहले लेटर का प्लेस क्या है 8, तो 19 और 8 में क्या रिलेशन बनने जा रहा है। तो अगर आपने अल्फाबेट में एक रूल पढ़ा हो, देखो टाइप से भी क्लियर हो रहा है, वैसे विपरीत अक्षर क्या होते हैं, विपरीत अक्षर कि अल्फाबेट के अंदर कोई भी लेटर अगर किसी दूसरे अक्षर का विपरीत अक्षर है, तो उसके लिए हमारे पास रूल क्या होता है कि उनकी जो प्लेस या पोजीशन वैल्यूज हैं, उनकी पोजीशन वैल्यूज का जोड़ या सम कितना होना चाहिए 27 होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, 19 में अगर 8 जोड़े तो 27 नहीं बन रहा। तो क्या पता गलती से आ गया हो, बट बाकी आपको चीजें वेरीफाई करनी है बाकी लेटर्स का कोड जज करते हुए भी। अगर हम अगले अक्षर पे स्विच करते हैं, देखो 20 और 7 दोनों का जोड़ कितना हो गया 27, मतलब टी जी का अपोजिट हुआ, टी जी के विपरीत में बैठा मिलता है। 15 और 12 भी कितना हो गया 27, इसी तरह ओ एल का विपरीत हो गया। 14 और 13 27, एन एम का विपरीत है। ई का अपोजिट कौन हो गया, वी कैसे पता चला, 5 और 22 27 ही तो बनते हैं। तो मतलब कि यहां पर हमें पोजीशन वैल्यूज का रेफरेंस लेके पता चला कि जितने भी वर्ड के अंदर लेटर्स अवेलेबल थे उनका कोड किस तरह से मेंशन किया गया, हर एक लेटर का विपरीत या अपोजिट अक्षर कंसीडर किया गया है। तो हम इजीली बता सकते हैं क्लाउड का कोड क्या होगा। तो क्लाउड वर्ड के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हर लेटर की प्लेस वैल्यू, स्टार्टिंग है तो प्लेस वैल्यूज का रेफरेंस लेके चलो, C3, L12, O15, U21, D4, हर लेटर की पोजीशन लिख ली। अब सम कितना बनाना चाहिए अपोजिट लेटर के लिए 27, तो 3 में क्या जोड़ोगे 24 ही तो जोड़ोगे, तो 24 में प्लेस पे कौन सा अक्षर बैठा मिलेगा X। उसके बाद 12 में क्या जोड़ोगे 15, और 15 में प्लेस पे कौन सा लेटर अवेलेबल होगा O। अगला अक्षर है O, दैट इज 15, 15 में 12 जोड़ेंगे तभी सम 27 बनेगा, और 12वें पे कौन सा अक्षर होगा L। 21 में जोड़ेंगे 6, क्योंकि पोजीशन वैल्यू का सम 27 होना चाहिए विपरीत अक्षरों के लिए, तो छठे प्लेस पे कौन सा लेटर बैठा होगा F। 4 में कितना जोड़ेंगे 23, तो लेटर कौन सा होगा W। तो ये हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए XOLFW, जो कि हमें कहाँ गिवन है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर। तो पहली जो हमने सब टाइप्स अभी देखी हैं, उसमें सिर्फ मैंने आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका बताया। क्या तरीका बताया, कि जब भी वर्ड का कोड अगर हम आइडेंटिफाई करने चलेंगे तो उसमें बैठे हुए लेटर्स को टारगेट करो। अगर कोड के अंदर बैठे हुए लेटर्स सेम है तो उनमें जस्ट आपको शफलिंग देखनी है कि किस तरह से घूम चुके हैं आपस में वो। अगर लेटर्स जो कोड में बैठे हुए हैं वो वर्ड के अकॉर्डिंगली टोटली डिफरेंट हैं, तो क्या करना है, आपको प्लेस वैल्यूज को मेंशन करना है। बस ये 2 स्ट्रेटेजी होती हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की। बाकी पैटर्न तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैटर्न्स बनते हैं, ठीक है। तो वो हम धीरे धीरे डिस्कस करते जाएंगे। तो चलते हैं अभी हमारे केस नंबर 3 के ऊपर, या हम कह सकते हैं सब टाइप नंबर 3।
अभी हमारी फर्स्ट टाइप ही चल रही है बेस्ड ऑन अल्फाबेट एंड नंबर्स की। ओके चलिए, तो किसी सर्टेन कोड लैंग्वेज में हमें पेजर्स का कोड अवेलेबल है और हमें किसका कोड बताना है, वर्बल का। तो अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो कि हमने केस का नाम क्या दिया है यहां पर, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब इस टाइप को हम ये भी बोल सकते हैं प्रीसीडिंग और फॉलोइंग लेटर्स। ये प्रीसीडिंग और फॉलोइंग क्या होता है, हम इसके बाद अपना एक टॉपिक करेंगे, एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का, अल्फा न्यूमेरिक पजल भी बोलते हैं उसे, उसमें जाके मैं क्लियर करूंगा ये प्रीसीडिंग और फॉलोइंग होता क्या है। तो इतनी टिपिकल टर्म अभी नहीं डिस्कस करेंगे। वैसे ज्यादा सूट जो है टाइप का नेम ये मेंटर करता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। टाइप के नेम से ही क्लियर हो रहा होगा, या तो कुछ इंक्रीमेंट लग रहा होगा, इंक्रीज हो रही होगी वैल्यू, या डिक्रीमेंट लग रहा होगा, या तो वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी, मतलब कम हो रही होगी या तो ज्यादा हो रही होगी। ओके, दैट इज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। बट स्टिल हम देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमें ये लिखा नहीं होगा कि आप इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ही अप्लाई कीजिए, वो आपको खुद से आइडेंटिफाई करना होगा। तो समझते हैं पहले क्या गिवन है, हमें पेजर्स का कोड गिवन है। क्या कोड दिया गया है, QCHGSU। तो करने का तरीका, स्ट्रेटेजी तो सेम ही रहेगी कि हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो वर्ड का कोड हमें दिया गया है उसमें जितने भी लेटर्स अवेलेबल हैं वो सेम है या डिफरेंट है। अब देखिए लेटर्स तो टोटली डिफरेंट है, ठीक है, क्यू नहीं आ रहा यहाँ पर, सी नहीं आ रहा, एच भी नहीं आ रहा, लेटर्स डिफरेंट है। ओके, एक आधा सेम हो सकता है, बट अगर सारे ही सेम है तो आपको पोजीशन वैल्यूज नहीं लिखनी। एक आधा सेम आ गया तो क्या वो पॉसिबल है, सेम हो सकता है, सारे तो नहीं है ना। जब सारे हैं ही नहीं, सारे के सारे सेम, तो आपको क्या करना है, पोजीशन वैल्यूज को टारगेट करना है। P16 A1 G7 E5 R18 S19, U21 S19 G7 H8, उसके बाद C3 और Q कितना हो गया 17। थोड़ा पैरेलली लिख देता हूं इनको ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। बस इसका कोड क्या गिवन था, C, और G का कोड क्या गिवन है, H। तो चलिए वही बात आती है, जहां कहीं भी किसी भी लेटर की को उसकी पोजीशन वैल्यू के साथ अगर आप रिप्लेस कर देते हैं, वहां लेटर्स का रोल खत्म। अब हम खेलेंगे नंबर्स के साथ, नंबर्स के साथ खेलेंगे। इसका थोड़ा बहुत आइडिया लेके चलेंगे कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मतलब वैल्यू या तो इंक्रीज होगी या तो डिक्रीज होगी। तो देखते हैं, पहले लेटर का कोड है 16, सॉरी पहले लेटर की प्लेस वैल्यू है 16, कोड में पहले लेटर का कोड क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है 17। तो 16 है 17 है, मतलब फर्स्ट लेटर की पोजीशन वैल्यू में एक नंबर का इंक्रीमेंट आया, मतलब एक नंबर बढ़ गया। आगे देखिए, ए से सी मतलब पहले दूसरे लेटर की प्लेस वैल्यू है 1, कोड में बैठे दूसरे लेटर की प्लेस वैल्यू है 3। 1 से 3 मतलब दूसरे अक्षर की प्लेस वैल्यू में कितने नंबर बढ़े, 2 नंबर बढ़ गए। उसके बाद देखें 7 से 8, फिर कितने नंबर बढ़े, 1 नंबर बढ़ा। 5 से 7, यहाँ कितने नंबर बढ़े, 2 नंबर बढ़े। 18 से 19, 1 नंबर बढ़ा। 19 से 21 कितने नंबर बढ़ गए, 2। तो हमने यहाँ पर रियलाइज किया कि जितने भी हमें लेटर्स अवेलेबल हैं, हर एक लेटर के बीच में इंक्रीमेंट लग रहा है, नंबर्स की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है। कितने से बढ़ रही है, पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 1 से, फिर 2 से, फिर 1 से, फिर 2 से। अब कुछ एक पॉइंट मैं बताने लगा हूं, इसे नोटिस में रखिएगा। जब भी हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का क्वेश्चन आएगा, हालांकि क्वेश्चन के ऊपर लिखा तो नहीं होगा कि इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अप्लाई करो, आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगेंगे तब रियलाइज होगा कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लग भी रहा है या नहीं, क्योंकि बहुत सी वैरायटी के क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस करने हैं, कुछ भी हो सकता है। बाय चांस अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आया, जैसे अगर टाइप का नेम है इंक्रीमेंट ऑब्लिक डिक्रीमेंट, तो जरूरी नहीं है कि इंक्रीमेंट लग रहा है तो डिक्रीमेंट भी लगेगा ही लगेगा, ये आपके सामने ही है। क्या पता ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता कि इधर 1 का इंक्रीमेंट लगा फिर 1 का डिक्रीमेंट, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। अभी तो सिर्फ पहली एग्जांपल करने हैं हम डिस्कस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में, तो आगे चल के ये चीजें भी देखेंगे। तो पहला पॉइंट, ये बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि अगर इंक्रीमेंट लग रहा है वर्ड के कोड में जितने भी लेटर्स अवेलेबल हैं कि उनमें इंक्रीमेंट के साथ साथ डिक्रीमेंट भी पॉसिबल हो, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। सारे का सारा डिक्रीमेंट में भी हो सकता था, सारे का सारा इंक्रीमेंट में भी हो सकता था। पॉइंट नंबर 2, अब जो मैं पॉइंट बोलने वाला हूं ये कोई फिक्स कंडीशन नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ओके, क्या, अब देखिए जब भी हम ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देखते हैं, ये देखिए +1 है, ये +2 है, ये +1 है, ये +2 है, कुछ ना कुछ तो गैप होगा उनमें नंबर का।
या तो नंबर बनेंगे 1 2 1 2 3 4, कुछ भी नंबर का हो सकता है, बट ये जो रेंज रहती है ना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम +5 और -5 के इन बिटवीन रहेगी। मैक्सिमम टाइम ऐसा देखने को मिलता है, बाकी ये कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। कहने का मतलब जो भी लेटर का कोड हमें दिया होगा या तो 5 तक के 1 2 3 4 5, इन 5 में से कहीं ना कहीं नंबर्स में या तो बढ़ के बैठा होगा या तो कम होके बैठा होगा, बट ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसमें वैल्यूज ज़्यादा भी देखने को मिली है, क्योंकि थोड़ा लेवल बड़ा है रीजनिंग का, वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यही रेंज देखने को मिलेगी। समझ में आ गया? तो ये 2 पॉइंट्स हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कोई ज़रूरी नहीं होगा कि इंक्रीमेंट हो तो डिक्रीमेंट भी लगे, और गैप भी आपको मेंटेन करके चलना है। और पॉइंट नंबर 3 भी सुन लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आपका ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का केस रहेगा, वो आपको कैसे पता चलेगा? आप उनकी पोजीशन वैल्यू जब मेंशन कर लेंगे और उसे सॉल्व करने बैठेंगे। क्या तीसरा पॉइंट है, जो भी ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट रहेगा लेटर टू लेटर, ये हमेशा एक कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करेगा। ठीक है, एक सीरीज मेंटेन करेगा। देखिए +1 +2 +1 +2 +1 +2, एक कॉन्टिन्यूटी मेंटेन हो रही है ना, कोई पैटर्न डिफरेंट नहीं हुआ। ऐसा नहीं होगा कि पहले में आपको 5 का इंक्रीमेंट मिला, फिर 6 नंबर कम हुए, फिर 13 नंबर कम हुए, फिर 14 बढ़ गए। ये कोई कॉन्टिन्यूटी थोड़ा बन रही है, अगर ऐसा बाय चांस आपको दिखता भी है लेटर टू लेटर। ओके, मोर ओवर इतना ह्यूज गैप भी नहीं आएगा, मैंने पहले ही बोला है। हालांकि अगर ऐसी चीजें दिखती हैं ना, तो वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का कुछ क्वेश्चन नहीं है, वो कुछ और ही होगा, क्योंकि हमने और भी टाइप से डिस्कस करनी है। बस ये 2-3 पॉइंट है, आपको ये नोटिस में रखने हैं, बल्कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे भी सही ना, आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ ये हमें पॉइंट बताया गया था। आप प्रैक्टिस करने बैठते हैं ना, तो आप खुद ही आइडेंटिफाई कर लेंगे कि क्वेश्चन का आंसर किस तरह से बनेगा, वो प्रैक्टिस से आएगा। तो चलिए, हमने पेजर्स का कोड आइडेंटिफाई कर लिया, तो बताना किसका है? वर्बल का। अगेन हम सबसे यहां पर पहले मेंशन कर लेंगे हर एक लेटर की क्या प्लेस वैल्यू। तो V कितना होता है 22, E कितना हो गया 5, R 18, B 2, A 1, L 12। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने एंड से नहीं सोचना जो यहां पर हो रहा है, पहले एक नंबर बढ़ा, तो चलो एक नंबर बढ़ा दो। 22 में एक बढ़ा दोगे कितना आ जाएगा 23, और 23वें लेटर कौन से प्लेस पे होता है? W। ओके, फिर उसके बाद क्या बढ़ेंगे, पहले एक नंबर बढ़ा, फिर 2 नंबर बढ़े, तो यहां पर भी 2 नंबर बढ़ा दो। 5 में 2 बढ़ा देंगे, 7 लेटर कौन सा आ गया? G। फिर एक नंबर बढ़ेगा, क्योंकि 1 2 1 2 1 2 ये पैटर्न चल रहा था, तो यहां पर एक नंबर बढ़ाओ। 18 में एक बढ़ाया, 19 लेटर कौन सा आ गया? S। फिर 2 नंबर बढ़ाओ, 2 में 2 बढ़ा दोगे, 4 लेटर कौन सा आ गया? D। फिर एक नंबर बढ़ाओ, 1 में 1 बढ़ा दोगे, 2 लेटर कौन सा आ गया? B। फिर 2 नंबर बढ़ा दो, 12, 12 में 2 बढ़ाओगे, 14 लेटर कौन सा आ गया? N। तो ये हमारे पास वर्बल वर्ड का फाइनल कोड बना, दैट इज WGSDBN, तो जो कि हमें कहाँ गिवन है? हमारा ऑप्शन नंबर बी के अंदर। क्लियर हो गया होगा? अभी हम इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल देखेंगे। अभी सेम कैटेगरी ही चल रही है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की। आपको जो मैंने वर्बली पॉइंट बोले हैं ना, उसकी क्लियरिटी देना भी जरूरी है। तो देखिए, किसी सर्टेन कोड लैंग्वेज में, किसी कूट भाषा के अंदर आपको डिस्टेंस का कोड अवेलेबल है ये। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, डिस्टेंस का क्या कोड दिया हुआ है? FLUW, उसके बाद CQEH। तो चलिए, तो कोड में बैठे हुए लेटर्स जो हैं वो टोटली डिफरेंट है, तो माइंड में क्या आ रहा है? प्लेस वैल्यूज। T4 I9 S19 T20 A1 N14 C3 बोल बोल के करेंगे ना, तो बहुत ही जल्दी आपको याद हो जाएंगी ये प्लेस वैल्यू। W23 U21 L12 F6। तो चलिए, प्लेस वैल्यू लिख ली। अब देखिए, पहले लेटर की कोड वैल्यू को या पोजीशन वैल्यूज को टारगेट करो। लेटर्स को नहीं देखेंगे, अब नंबर्स के साथ खेलेंगे। नंबर्स जो हैं वो क्वेश्चन को बहुत इजी बना देते हैं आपके। तो देखिए, पहले 4 था, कोड में क्या है? 6, मतलब 4 से 6 कितने का इंक्रीमेंट आया? कितने नंबर बढ़े? 2 नंबर बढ़ गए। उसके बाद देखिए 9 से 12, 9 से 12 मतलब 3 का इंक्रीमेंट आया। 19 से 21 फिर 2 नंबर बढ़ गए। 20 से 23 फिर 3 नंबर बढ़ गए। 1 से 3 फिर 2 नंबर बढ़े। देखो 2 3 2 3 कंटिन्यूटी बन रही है ना, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एग्जाम में टाइम सेव करने की अप्रोच भी जो है वो साथ के साथ बताता रहूंगा, क्योंकि आपके मन में आ रहा होगा कि अगर हम हर लेटर का कोड ऐसे देखने लग गए तो टाइम भी तो बहुत ज्यादा लगेगा। बिल्कुल लगेगा। तो आप जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपके माइंड में ये चीजें रहती हैं रिटेन, पैटर्न ऐसे ही बनते होते हैं।
बट कभी भी रिस्क मत लेना। कई पता क्या करेंगे, पहले 2-3 लेटर को ही आइडेंटिफाई कर लेंगे, 2 का इंक्रीमेंट, 3 का, 2 का। ये हमने तो बहुत सारे क्वेश्चन देखे हुए हैं, हमेशा ही ऐसा होता है। तो अपने एंड से ही एज्यूम करके कर देंगे। बट अगर हाई लेवल आ गया ना, इन बिटवीन लेटर्स के बीच में कुछ और पैटर्न लगा, टाइम भी वेस्ट किया आपने, क्वेश्चन भी गलत हो गया, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए मैंने देखिए कितने लेटर्स का कोड आइडेंटिफाई किया, 5 लेटर्स का कर लिया ना। मतलब जब भी किसी भी वर्ड का कोड अवेलेबल हो, अगर आपको ऐसा पैटर्न आइडेंटिफाई हो रहा हो, ठीक है, फिगर आउट हो रहा हो कि हाँ ये पैटर्न बन रहा है, +2 +3 +2 +3, और मुझे नहीं लगता आगे कुछ बनेगा, उस चीज़ की ना आप श्योरिटी ले लेना, ठीक है। एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो जाएगा उस मोमेंट पे। श्योरिटी कैसे लेंगे, आपको क्या करना है, आधे से 1 या 2 लेटर्स एक्स्ट्रा क्रॉस चेक कर लेने हैं। अब देखो मैंने हाफ लेटर कितने थे, 4, मैंने आगे क्रॉस चेक कर लिया, फिर से वही चेन कॉन्टिन्यूटी में आ रही है, तो पक्का यही पैटर्न होगा। क्योंकि जितना जल्दी हो सके हमें ये वर्ड का कोड समझना है और उसके ऊपर अप्लाई करना है जिसके बारे में पूछा गया है। तो इसे फटाफट समझो, इसके बारे में थोड़ा पूछा जाएगा, ये तो गिवन है चीज़ें, जिसके बारे में गिवन नहीं है उसके बारे में पूछी जा रही हैं चीज़ें। तो जल्दी से इसे समझना है और उस पर अप्लाई करना है। बाकी अगर क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो अभी के लिए 4 टाइमिंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग लेवल पे हैं, बिगिनर हैं। प्रैक्टिस से ये चीज़ें सारी की सारी फिक्स हो जाती हैं। तो ऐसा मत समझिए कि बाद में जाके क्या करेंगे, क्योंकि हर कैंडिडेट की यही प्रॉब्लम होती है कि उन्हें लगता है कि स्टार्टिंग में बहुत टाइम लगेगा। बट यकीन मानिए, जैसे ही आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, क्वेश्चन की स्पीड बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी आपकी, और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का नज़रिया भी आपका चेंज हो जाएगा, देखना, ठीक है। तो क्या स्पेलिंग थी, चिल्ड्रन, REN। तो सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू मेंशन कर लें। अब देखो ये ज़रूरी भी नहीं है कि आपको प्लेस वैल्यू से ही सॉल्व करना है। जब टाइम सेविंग अप्रोच की मैं बात कर भी रहा हूँ, तो आप कैसे कर सकते हो, ओरली भी कर सकते हो। कैसे, हमें पता है पैटर्न क्या बनने जा रहा है, +2 +3 +2 +3, इस तरह से कॉन्टिन्यूटी में आ रहा है। सी का प्लेस कितना होता है, 3, 3 में 2 बढ़ा दो, 5, लेटर कौन सा होगा, ई। समझ में आया। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर लेटर जो है वो प्लेस वैल्यूज़ का रेफरेंस लेके ही सॉल्व करना है। ये आपके ऊपर मैटर करेगा कि आप किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ गलती के चांसेस हो सकते हैं, तो आप प्लेस वैल्यूज लिखिए, बट कोशिश कीजिए पेन एंड पेपर कम यूज़ करो। जितना ओरली करोगे ना क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर, उतनी आपकी लॉजिकल एबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। यकीन मानिएगा, पहले 2 नंबर बढ़े, फिर 3 नंबर बढ़ेंगे, फिर 2 बढ़ेंगे, फिर 3 बढ़ेंगे, ऐसा ही होगा। चलो 2 नंबर तो बढ़ गए। अब एच का प्लेस कितना होता है, 8, 8 में कितने बढ़ेंगे, 3, 8 और 3 कितने हो गए, 11, 11वें पे कौन सा लेटर बैठा होगा, के। आई का प्लेस होता है 9, 9 में कितने नंबर बढ़ेंगे, 2, 9 और 2 कितने हो गए, 11, 11 पे फिर से कौन सा लेटर होगा, के। एल का प्लेस कितना होता है, 12, 12 में कितने बढ़ेंगे, 3, 12 और 3 15, लेटर कौन सा हो जाएगा, ओ। समझ में आ रहा होगा। अगर आपको प्रॉब्लम आए तो आप पोजीशन वैल्यूज लिख लो, ठीक है। फिर 2 नंबर बढ़ेंगे, 4 और 2 कितना हो गया, 6, लेटर कौन सा आ गया, एफ। फिर 3 नंबर बढ़ेंगे, 18 और 3 कितने हो जाएंगे, 21, का लेटर कौन सा आ गया, यू। फिर 2 नंबर बढ़ेंगे, 5 और 2 7, 7 का लेटर कौन सा हो गया, जी। फिर 3 नंबर बढ़ेंगे, 14 और 3 17, लेटर कौन सा आ जाएगा, क्यू। तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर, EKKOFUGQ। ये हमें ऑप्शन नंबर ए के अंदर अवेलेबल था। तो क्लियरिटी हो रही होगी ना हर एक चीज़ की, आराम से समझो, तसल्ली कर लो बस। क्योंकि अगर ये बेसिक स्ट्रोंग हो गए ना आपके, गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर चाहे हाई लेवल आगे आएगा भी सही, हम एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन करेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल मैच होने लग जाएगा आपका। आपको 1 गो में ही समझ आ जाएगा कि कोड बना कैसे है। तो स्टेप बाय स्टेप ज़रूर चलो, थोड़ा टाइम लगेगा, बट इंप्रूवमेंट में की मैं गारंटी लेता हूँ, पक्का देखने को मिलेगी। एक और एग्जाम्पल देखो, अब इसमें एक और पॉइंट मैं आपको क्लियर करूंगा। हमें गिवन है यहाँ पर टेम्परेरी का कोड, विजिबल है, देख ले पहले, हाँ ठीक है। क्या कोड अवेलेबल है, SFLQOQBQZ, ओके। हमें टेम्परेरी का कोड अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही प्लेस वैल्यू T20, E5, M13, P16। अब इस क्वेश्चन में आपको ट्विस्ट देखने को मिलेगा, तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। F6, L12, Q17, O15, Q17, 2, 17, 26। तो चलिए हमने हर लेटर की प्लेस वैल्यू मेंशन कर दी। अब नंबर्स के साथ खेलते हैं। 20 से 19, क्योंकि कैटेगरी वही चल रही है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की, कुछ नई टाइप हमने डिस्कस नहीं की है। क्योंकि मैं जितनी एग्जाम्पल करवा दूंगा ना, हर एक एग्जाम्पल में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट ज़रूर होगा,
ठीक है, क्योंकि किसी भी वेरिएशन में क्वेश्चन आ सकता है। तो जितने हो सके इस कंसेप्ट लेक्चर में ये सारे पॉइंट्स हम क्लियर करके चलेंगे। 20 से 19 पहले लेटर की प्लेस वैल्यू में 1 नंबर कम हो गया। 5 से 6 फिर नंबर क्या हुआ, बढ़ गया। आगे ना वही पॉइंट मैंने क्या कहा था कि अगर टाइप का नेम है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट तो ज़रूरी नहीं है कि इंक्रीमेंट ही लगेगा और डिक्रीमेंट भी लगे पूरे के पूरे वर्ड के कोड में। इंक्रीमेंट लग भी सकता है, डिक्रीमेंट ना भी लगे, या डिक्रीमेंट लग सकता है इंक्रीमेंट ना भी लगे, दोनों भी हो सकते हैं। देखो आपके सामने ही है। तो पहले में क्या हुआ -1, फिर क्या हुआ +1, फिर क्या हुआ -1। ओवर कॉन्फिडेंस जनता पता है क्या करती है, आगे देखेगी नहीं। यार बहुत से क्वेश्चन कर रखे हैं, हमेशा ऐसा ही होता है, कुछ नया थोड़ा होगा। वो अपने एंड से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, जिस भी वर्ड का कोड दिया हुआ है कोड फिगर आउट कर लेंगे, और गारंटी के साथ कहता हूं जो भी वो वर्ड का कोड बनाने बैठेंगे वो उन्हें ऑप्शन में भी देखने को जरूर मिलेगा, वो उसे मार्क कर देंगे, जो कि गलत होगा, होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। रीजन ओवर कॉन्फिडेंस, कि उन्होंने अपने एंड से ही एज्यूम कर लिया होगा कि आगे भी यही चल रहा होगा। बट अगर हम आगे ध्यान दें, जो यहां पर ये लेटर है ओ, इसमें तो देखो कोई चेंजेस हो ही नहीं रखी, और ये लेटर यूनिक कैसे है, क्योंकि वर्ड में बैठा हुआ मिडिल का लेटर है। तो वर्ड का कोड जो है किसी भी फॉर्म में बनाया जा सकता है। तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि आपको जो ये पैटर्न है इसकी श्योरिटी किस तरह से लेनी है, हमेशा आधे से 1 या 2 लेटर्स एक्स्ट्रा क्रॉस चेक जरूर कर लेना। यहां देखो हम जब आधे पे आए तो हमें देखा जो मिडिल का लेटर है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, उसे सेम एज इट इज प्लेस किया गया है। तो वही तो अप्रोच हमें गिवन वर्ड के कोड बताना है। अगर मिडिल के लेटर में कोई भी चेंजेस नहीं है तो यहां पर भी हमें वंडरफुल वर्ड के अंदर मिडिल का लेटर ढूंढना है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं करनी होगी। वैसी बात है, ठीक है। अब इन चीजों का बस ध्यान रखना होता है हमें, और कुछ बात नहीं है। आर से क्यू 1 नंबर कम हुआ, फिर 1 नंबर बढ़ गया। आगे पैटर्न कभी भी चेंज नहीं होगा, आगे पैटर्न कभी भी चेंज नहीं होगा। मतलब अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं ना और लिखा हुआ है कि -1 +1 -1 +1 या कुछ भी पैटर्न है, लास्ट में जाके कॉन्टिन्यूटी बदलने नहीं वाली। ऐसा नहीं होगा यहाँ +1 फिर -2 +1 ऐसा हो गया। कॉन्टिन्यूटी कभी भी ब्रेक नहीं होती है, कॉन्टिन्यूटी हमेशा मेंटेन होकर चलेगी अगर वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आया है तो। ओके, अगर ऐसा होता भी है ना तो गलती आपने की है किसमें, पोजीशन वैल्यूज मेंशन कर। तो पोजीशन वैल्यूज का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब ये लगा लो जो पहली टाइप है ना सारी की सारी प्लेस वैल्यूज के ऊपर बेस्ड है, हर एक लेटर की प्लेस वैल्यूज के ऊपर बेस्ड होगी। ठीक है, तो आपको प्लेस वैल्यूज को थोड़ा ध्यान से केयरफुली यूज करना है। बस इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन आएगा, ये स्टेटमेंट है और ये ऑप्शन है, दैट्स इट। ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होगा कि क्या चीज अप्लाई करनी है। ऑब्वियस सी बात है, अगर बता भी दिया तो आपके लिए क्या रह गया, आपको तो क्लियर हो गया कि क्या इसमें रूल फॉलो होने जा रहे हैं या कौन सी टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए, स्पेस यहाँ पर कम है, कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की, या मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, देखो हमें किसका कोड बताना है, वंडरफुल का। चलो, वंडरफुल का कोड बताना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी प्लेस वैल्यूज को मेंशन कर ले। W23 O कितना हो गया 15, N 14, D 4, E 5, R 18, 6 21 12। ठीक है, प्लेस वैल्यू लिख ली। अब हमें करना क्या है, पहले -1 अपने एंड से नहीं करना, जो वर्ड के कोड में होगा। तो पहले 1 नंबर कम होगा, फिर 1 नंबर बढ़ेगा, फिर 1 नंबर कम होगा, ऐसे ही चलता जाएगा आगे। 23 में 1 कम कर दो, कितना हो गया 22। पोजीशन वैल्यू नहीं लिखेंगे, 22वें का अक्षर कौन सा हो गया V। 15 और 1 कितना हो गया 16, 16वें पे कौन सा लेटर होगा P। 14 में 1 कम कर दो, कितना हुआ 13, 13वें का अक्षर कौन सा होगा M। फिर +1 करेंगे, 4 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया 5, लेटर कौन सा होगा E। अब आया E, 5वां अक्षर। ध्यान से, मिडल का लेटर क्या था यहाँ पर O, यहाँ मिडल का लेटर क्या है E। तो जो मिडल का लेटर है उसमें हमें कोई भी चेंजेस नहीं करनी है। बट ऐसे छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी आपको एक लेंदी वर्ड गिवन होगा ना, एग्जामिनर ट्विस्ट डालेगा ही डालेगा। ठीक है, क्योंकि अब लेवल जो है काफ़ी हद तक बढ़ चुका है रीजनिंग का। ओके, चलो फिर क्या होगा, मिडल के लेटर के बाद क्या आ रहा है, इसका भी ध्यान रखना है। मिडल के लेटर के बाद क्या आ रहा है, क्या पता इधर +1 था फिर प्लस माइनस ऐसा हो चुका हो, ऐसा भी बन सकता है। पैटर्न है, एग्जामिनर का जो मूड करेगा वो आपको देगा। -1 करेंगे, 18 में 1 कम कर दो 17, लेटर कौन सा आ जाएगा Q। फिर +1 करेंगे, 6 और 1 7, लेटर क्या आ जाएगा G। फिर -1 करेंगे, 21 में 1 कम कर दो 20, लेटर आ जाएगा T। फिर +1 करेंगे, 12 में 13, लेटर कौन सा आ जाएगा M। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ VPMEE। देखिए कहाँ गिवन है VPMEE, और कहीं भी नहीं गिवन। ठीक है, ये MEF आ रहा है, तो आंसर क्या आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर
सी, बस ये चीज़ें करनी है। अंडरस्टूड होंगी ना चीज़ें, ठीक है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, बस कंसेप्ट की क्लियरिटी देख लो। बेस स्ट्रॉन्ग होगा ना तो इमारत मजबूत बनती है, ये लगा के चलना। तो बेस के ऊपर फोकस करो, कंसेप्ट्स की क्लियरिटी लो। इतना मैं आपको कमिट कर दूंगा, जैसे अगर आपको कंसेप्ट्स की क्लियरिटी हो गई ना तो आगे चल के कुछ एक चैप्टर्स ऐसे भी आएंगे जिसमें शॉर्टकट्स बनेंगे, तो शॉर्टकट आप खुद बनाने लग जाओगे, ठीक है, बस इतना विश्वास रखना। धीरे धीरे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, सुनी हुई है ना कहावत, ठीक है, आराम से करो, तसल्ली से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलो मूव करते हैं हमारा केस नंबर 4, या हम कह सकते हैं हमारी सब टाइप नंबर 4। अभी पहली टाइप ही चल रही है बेस्ड ऑन अल्फाबेट एंड नंबर्स। इस सेशन के अंदर हम सिर्फ पहली टाइप ही डिस्कस करेंगे, ओके, क्योंकि बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चन आना है तो हमें हर एक को कवर अप करना है ना। चलिए फिर से देखते हैं, हमें एलिमोनी का कोड अवेलेबल है। क्या कोड दिया हुआ है? YILMNOA। तो चलिए क्वेश्चन को करने की अप्रोच स्टार्टिंग से ही वही सेम चीज़ें ही डिस्कस करते आ रहे हैं कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें वर्ड का कोड अवेलेबल होगा उसमें बैठे हुए लेटर्स को टारगेट करना है कि वो लेटर्स सेम है या डिफरेंट है। अब आपके सामने ये लेटर्स जो हैं वो टोटली सारे के सारे क्या हैं, सेम। जब लेटर्स डिफरेंट हो तो प्लेस वैल्यू लिखते हैं। अब लेटर तो सेम है तो पोजीशन वैल्यू का कोई रोल नहीं होगा। इस केस में क्या होगा, लेटर्स जो हैं आपस में शफल्ड होंगे, आगे पीछे मूव होके बैठे होंगे, बस आपको वो देखना है वो मूवमेंट कैसे हो रही है। अभी तक हमने सिर्फ एक ही सब टाइप डिस्कस किया है जहां पर वर्ड का कोड हमें जो अवेलेबल था उसमें लेटर सेम थे। वो कौन सा था? रिवर्सल ऑफ अल्फाबेट, सबसे पहली सब टाइप या सबसे पहला केस डिस्कस किया था ना। तो देखते हैं इसमें रिवर्सल आ रहा है या नहीं। देखो वाई आया, एन क्यों नहीं आ रहा? तो ये रिवर्सल ऑफ अल्फाबेट नहीं है, कुछ और ही है। तो मतलब वो क्या है, जंबलिंग का मतलब होता है, आप इसे ये कह सकते हो शफलिंग ऑफ लेटर्स, शफलिंग, ठीक है। मतलब कि क्या हुआ इस चीज का कि जितने भी लेटर्स अवेलेबल होंगे वो आपस में इधर उधर घूम रहे हैं। बस आपको वो जंबलिंग या शफलिंग का पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। कैसे? ध्यान से समझना है। आपको बस लिंक बनाना है कि एक लेटर उठ के कहां पर जा रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं इस टाइप से आपके पक्का बनेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्विस्टेड वन केसेस ही इसी से जनरेट होते हैं। अभी पता चल जाएगा आपको। इसमें हम सबसे पहले इजी टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए अब सबसे पहले अगर हम बात करें वर्ड का कोड, पहले कौन था? ए, अब कौन आ गया? वाई। वाई कहां से उठ के आया? आखिरी प्लेस पे। देखो वाई लास्ट में था ना, वो सबसे पहले आ गया। और ए कहां गया? वो सबसे आखिरी प्लेस पे। तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विद इन द वर्ड जो पहला और आखिरी अक्षर है वो आपस में पोजीशन को एक्सचेंज कर रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा हमें कहीं और ए नहीं दिखाई दे रहा, इसके अलावा हमें कहीं और वाई भी नहीं अवेलेबल। तो हमने ये चीज फिगर आउट की कि वर्ड के अंदर जो पहला और आखिरी अक्षर है वो आपस में पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या हुआ, एल आई के प्लेस पे आ रहा है और आई एल के प्लेस पे। सिर्फ ये पैटर्न आइडेंटिफाई करना है कि एक लेटर अपनी पोजीशन को चेंज करके किसके प्लेस पे जाके बैठा। बस ये लिंक देखना है आपको। एम एज इट इज वो किसी के साथ पोजीशन एक्सचेंज नहीं कर रहा, ओ एन के प्लेस पे आया, एन ओ के प्लेस पे आया, और वाई पहले लेटर के साथ पोजीशन एक्सचेंज कर चुका है। तो हमने यहां पर आइडेंटिफाई किया, यहां पर पैटर्न क्या आइडेंटिफाई किया कि विद इन द वर्ड जो पहला और आखिरी अक्षर है वो आपस में पोजीशन को एक्सचेंज कर रहे हैं। फिर अगले दो लेटर्स जो हैं आपस में पोजीशन को इंटरचेंज कर रहे हैं। मिडल का लेटर जो है वो सेम एज इट इज रखा गया है। फिर अगले दो अक्षर जो हैं आपस में पोजीशन को इंटरचेंज कर रहे हैं। हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन बने यहां पर भी कॉन्टिन्यूटी मेंटेन होती है। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी लेटर मुंह उठा के किसी और के साथ अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर रहा है। यहां पर भी किसी स्पेसिफिक पैटर्न में ही लेटर आपस में एक्सचेंज होंगे। ये देखिए स्पेसिफिक पैटर्न ही बन रहा है। पहले एक लेटर एक्सचेंज हुआ, फिर दो, फिर एक लेटर, फिर दो, फिर एक लेटर, हुआ ना ऐसा। तो हमेशा कॉन्टिन्यूटी मेंटेन होगी ही होगी। ओके, तो अब क्रिकेट का कोड भी बता सकते हैं। चलिए क्या पैटर्न शफल हुआ था यहाँ पर कि पहला और आखिरी आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। तो पहला और आखिरी टी सी के प्लेस पे आ जाएगा, सी टी के प्लेस पे आ जाएगा। उसके बाद अगले दो लेटर्स आपस में एक्सचेंज हो रहे थे, देखो तो यहाँ पर आर और आई आपस में शफल हो जाएंगे, आई और आर। फिर उसके बाद मिडल का लेटर एज इट इज था, तो यहाँ पर भी मिडल का लेटर क्या रहेगा? एज इट इज। उसके बाद क्या होगा? अगले दो लेटर्स एक्सचेंज होंगे, दैट इज के और ई क्या बन जाएगा? ई और के, इसी की तरह। तो हमारा आंसर क्या होगा?
TIRCEAC, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अब सुनिए बात ध्यान से। इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगा हूं। वैसे एक मैंने बता दिया, हमेशा जो है जो भी ये इंटरचेंज का कंसेप्ट होगा, मतलब एक लेटर उठ के किसी दूसरे लेटर पे जाके शिफ्ट होगा या पोजीशन को इंटरचेंज करेगा, वो एक स्पेसिफिक पैटर्न को ही फॉलो करते हुए पोजीशन इंटरचेंज होगी। ओके, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चन बनेंगे। अभी तो हमने चौथी सब टाइप डिस्कस की है और काफी ज्यादा वैरायटीज आगे आएंगी क्वेश्चंस की। ओके, हमें कैसे पता चलेगा कि वो स्पेसिफिक कैटेगरी को ही टारगेट करता है, या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का है, या शफलिंग ऑफ लेटर्स है, आगे चल के और भी टाइप्स आएंगे, या उनमें से है? हमें कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा लिखा होगा। अब जो मैं पॉइंट बोलने वाला हूं ना, वो सिर्फ इसी पे ही लागू होता है। जब भी जंबलिंग ऑफ लेटर का क्वेश्चन आएगा ना, हमेशा आपको 99.999% तकरीबन 100 ही मान लो, ठीक है, फिर भी हम कहीं ना कहीं एक्सेप्शन लेके चलेंगे। अब चीज है क्या? ये नंबर ऑफ लेटर्स को काउंट कर लेना सेम होगा। जब भी जंबलिंग ऑफ लेटर या शफलिंग ऑफ लेटर में से कोई क्वेश्चन बनेगा, सपोज यही क्वेश्चन आ गया, तो जब भी आपको लगे ना कि लेटर्स तो टोटली सेम है, तो वो जंबलिंग ऑफ लेटर का ही क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी टाइप में बनता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में भी बनते हैं। अगर आपने पिछला क्वेश्चन देखा हो, हमने टेम्परेरी का कोड देखा था। देखो, टेम्परेरी में काउंट कर लो, लेटर्स कितने हैं? 9। वंडरफुल में भी कितने हैं? 9। ऑब्वियस ही बात है, तभी आप ये कोड अप्लाई कर पाए। अगर मैं बाय चांस आपको यहां पर 9 अक्षर हैं और इसी के बदले में 8 अक्षर का कोई वर्ड दे देता, जैसे कि डिस्टेंस, हमने इसका कोड निकालना होता, तो ये चीज यहां पर अप्लाई करना पाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक ट्विस्ट था, जो मिडल का लेटर है हमने उसको एज इट इज रखा, तो आप इसमें मिडल का लेटर फिगर आउट ही नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सेंटर में देखो कौन बैठा हुआ है, आप कहोगे टी और ए दोनों बैठे हैं, गलत। मिडल क्या होता है? बिल्कुल सेंटर वाला, ये मिडल पोजीशन है, यहां पर तो कोई अक्षर ही नहीं अवेलेबल। तो ऐसे ट्विस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए या इसी ट्विस्ट को फॉलो अप करने के लिए आपको नंबर ऑफ लेटर्स भी सिमिलर अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, इसमें इस कैटेगरी में चेंज हो भी सकते हैं, ठीक है, बट इसमें ऐसा नहीं होगा। जंबलिंग ऑफ लेटर्स में जब भी शफलिंग का केस आएगा, इसमें नंबर ऑफ लेटर्स जो है विद इन द वर्ड आपको कॉमन ही मिलेंगे। इतने % चांसेस, ये लगा के चलिए। तो अभी तक तो हमने टाइप इजी डिस्कस किया है। अब हमें कैसे पता चलेगा इजी टाइप थी? लेटर अगर सेम मिले ना, तो इजी टाइप का क्वेश्चन है। प्रॉब्लम पता कहां आती है? जब लेटर्स डिफरेंट हो जाए। अब देखो यहां पर ध्यान से तो ये क्वेश्चन गिवन है, अभी हम उसी कैटेगरी से रिलेटेड 2-3 एग्जांपल्स करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हमें स्ट्रॉन्ग का कोड अवेलेबल है। क्या कोड दिया हुआ है? UTPSHO। ओके, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना। तो सबसे पहले तो वर्ड के कोड में जितने भी लेटर्स अवेलेबल हैं टोटली डिफरेंट हैं, तो क्या करें? प्लेस वैल्यूज। S19 T20 हो गया, R18 हो गया, O15 हो गया, N14 हो गया, और G कितना हुआ? 7। U21 T20 E16 S19 H8 O कितना हो गया? 15। तो चलिए समझते हैं। अब नंबर्स के साथ खेलें। देखो 19 से 21 2 नंबर बढ़ गए, टी एज इट इज रखा गया, कोई गैप नहीं है। 18 से 16 2 नंबर कम हो गए, फिर 15 से 19 4 नंबर बढ़ गए, 14 से 8 6 नंबर कम हो गए, 7 से 15 8 नंबर बढ़ गए। क्या ये वैलिड है? बताओ। मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में जब भी लेटर्स में गैप रहेगा या कुछ नंबरिंग इंक्रीज या डिक्रीज होगी, हमेशा वो लेटर टू लेटर कॉन्टिन्यूटी बनाएगा। क्या ये कॉन्टिन्यूटी है? 2 नंबर बढ़े, फिर 0 का गया, फिर 2 कम हो गए, फिर 4 नंबर बढ़े, तो मतलब ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का केस नहीं है, ये कुछ और ही है। क्योंकि काफ़ी वैरायटी के क्वेश्चन बनता है, बट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं है, हमें कुछ और सोचना होगा। अब सुनिए ध्यान से। अब यहां पर आके आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी स्टार्टिंग में, प्रैक्टिस के बाद नहीं होगी कुछ भी, ठीक है, फिर करने का आइडिया हो जाएगा कि ऐसे ऐसे भी तो क्वेश्चन में पैटर्न बनते हैं। स्टार्टिंग में हल्की सी दिक्कत आ सकती है। अब देखो इस केस में आपको करना क्या है, आपको हमेशा एक चीज का यहां पर ध्यान रखना होगा कि एक लेटर का लिंक बनेगा किसी दूसरे के साथ, बस आपको वो लिंक जो है वो फिगर आउट करना है, ठीक है, कि किस तरह से कनेक्शंस बना रहे हैं, हर एक लेटर किसी दूसरे के लेटर के साथ किस तरह का लिंक बनाने जा रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, इनमें से अगर आप कोई भी लेटर को टारगेट करो, अब ये तो करीब करीब लेटर्स हैं 19 20 18, मतलब जज करने का एक आइडिया दे रहा हूं,
हम एक डिफरेंट यूनिक नंबर पकड़ लेते हैं 7। यूनिक कैसे है? क्योंकि वो सिंगल डिजिट है, बाकी सारे 2-2 डिजिट वाली वैल्यू है। ऐसा नंबर देखिए जो 7 के बिल्कुल करीब हो। आपको कोड में देखो लेटर कौन सा अवेलेबल है, H8। 7 के करीब कौन आ रहा है? 8। समझ में आया? मतलब कनेक्शन यहां पर बन सकता है कि 7 जो है 8 से लिंक बना रहा है, मतलब इसकी प्लेस वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हुआ। अगर ये यहां पर है तो इसके प्लेस पे ये वाला लेटर आना चाहिए। तो 14 से क्या हुआ? 15, मतलब ये लेटर्स आपस में एक्सचेंज हुए और इनमें क्या है, एक एक नंबर बड़ा होगा। ये मेरी हिडन एजम्पशन है, हिट एंड ट्रायल। अब बाकियों पे भी देखिए ये चीज फॉलो अप हो भी रही है नहीं। जैसे कि अगर हम सिर्फ पहले 2 लेटर्स को टारगेट करें, 19 से 20 एक नंबर बढ़ा, 20 से 21 यहां पर भी कितने नंबर बढ़े? एक ही नंबर बढ़ा। मतलब के यहां पर हर 2 लेटर्स जो हैं, हर अगले 2 लेटर्स जो हैं आपस में पोजीशन को एक्सचेंज कर तो रहे हैं, साथ के साथ उनके बीच में इंक्रीमेंट भी अप्लाई हो रहा है, नंबर भी बढ़ रहे हैं। ये कौन सी टाइप हुई फिर? देखो, इंक्रीमेंट भी लगा, शफल भी हुए, मतलब कि जो आपका केस 3 और केस 4 था, दैट इज जंबलिंग ऑफ लेटर्स और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का केस, ये मर्ज करके आया। तभी तो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स बनते हैं, क्योंकि हमें कनेक्शंस बनाने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है क्वेश्चन टफ आते हैं, टफ नहीं आते, हमेशा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। वो कैसे बनते हैं? पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में। वो तब कुछ भी नहीं है, उसमें क्या है, लेटर का किसी दूसरे लेटर के साथ लिंक ही देखना है, और लिंक समझने में आपको बस थोड़ा टाइम लगेगा। इसी तरह देखो, आर का एस के साथ बना, एक नंबर बढ़ा, ओ का पी के साथ 15 बना, 15 और एक कितना हो गया? 16। मतलब कि हर अगले 2 अक्षर जो हैं आपस में पोजीशन को एक्सचेंज भी कर रहे हैं और उनमें क्या है, इंक्रीमेंट भी लग रहा है। और कितने का? एक एक का। 2-2 का भी हो सकता था, 3-3 का भी हो सकता था, डिक्रीमेंट भी हो सकता था। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के पैटर्न के ऊपर। तो इसी तरह हम किसका बता सकते हैं? गिल्टी का। चलिए करें स्टार्ट। तो अब देखो, अब क्वेश्चन को और आसान कैसे बनाना है। जो भी मैं बीच में पॉइंट्स बोलता हूं ना, आपको इन्हें इंप्लीमेंट करना है। मुझे एक बात बताइए, आपको स्मार्ट वर्क करना सिखाता हूं, ध्यान से समझना। अगर हम किसी भी अक्षर में, किसी भी लेटर में एक का इंक्रीमेंट करते हैं, जैसे मैं लेता हूं 1, ए की प्लेस वैल्यू 1। अगर मैं ए में 1 का इंक्रीमेंट करता हूं तो एक और एक कितना हो गया? 2। लेटर कौन सा आया? बी। किसी भी लेटर में जब भी 1 का इंक्रीमेंट होगा, एक नंबर बढ़ेगा, तो इन शॉर्ट हम क्या कर रहे हैं? उस अक्षर का अगला अक्षर बता रहे हैं। ध्यान से देखो, ए 1 था, 1 में एक में एक बढ़ाया, कितना बना? 2। तो 2 पे कौन बैठा है? बी। मतलब अगर मैं ए में 1 का इंक्रीमेंट करता भी हूं तो मतलब मैं क्या कर रहा हूं? उसका अगला अक्षर बता रहा हूं। यही बात हुई ना। तो जरूरी नहीं है कि आपको हर एक लेटर की यहां प्लेस वैल्यू लिखनी है। किसी भी अक्षर में 1 का इंक्रीमेंट करना, एक नंबर बढ़ाना, मतलब कि उस अक्षर का अगला अक्षर बताना। तो इसी तरह जी का अगला अक्षर क्या होता है? एच, यहां पर आ जाएगा। यू का क्या होता है? वी। जरूरी नहीं है प्लेस वैल्यू लिख के ही सॉल्व करना है। एग्जामिनर को थोड़ा दिखाना है, एग्जामिनर सिर्फ ये देखेगा कि आपने ऑप्शन सही मार्क किया है या नहीं। उसके बाद देखिए, ये दोनों आपस में एक्सचेंज होंगे। एल का अगला अक्षर क्या होता है? एम। आई का अगला अक्षर क्या होता है? जे। ये दोनों आपस में एक्सचेंज होंगे। वाई का अगला अक्षर क्या होगा? जेड। और टी का अगला अक्षर क्या होगा? यू। सभी में देखो +1+1 लग रहा है। ठीक है जी। डाउट आए तो पोजीशन वैल्यू से लिख लेना, सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। डाउट अगर आता है ना, उसे अटेम्प्ट करके देखो, क्योंकि डाउट्स की क्लियरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी चीज़ें ऐसी आती है ना XYZ डाउट क्रिएट करने वाली, उनको एग्जाम से पहले ही सॉर्ट आउट कर लो, ताकि एग्जाम में जाके आपको प्रॉब्लम ना फेस करने को मिले। ओके, तो ये हमारा फाइनल कोड बनेगा, दैट इज VHMJZU। कहाँ गिवन है? ऑप्शन नंबर बी के अंदर। तो क्लियरिटी हो रही होगी। ठीक है, अब धीरे धीरे टाइप जैसे जैसे इन आगे चलते रहेंगे, लेवल भी क्वेश्चन का बढ़ता रहता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी बनती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। लास्ट में भी क्लियर करूंगा ये पॉइंट। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए इसी से रिलेटेड। हीलिंग का कोड अवेलेबल है। क्या कोड गिवन है? BFIKHOJ। तो वही बात आती है, वही कॉमन सी, कि वर्ड में बैठे हुए लेटर्स टोटली डिफरेंट है, पोजीशन वैल्यूज को टारगेट करो। H8, E5, A1, L12, I9, N14, G7। उसके बाद B2, F6, I9, K11, H8, O15 एंड J कितना हो गया? 10। तो सुनिए, फिर से वही चीज़ नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, हम उसी कैटेगरी के अंदर चल रहे हैं, जम्बलिंग ऑफ लेटर्स में। तो लेटर टू लेटर तो लिंक बनेगा नहीं। ये देखो, 6 नंबर कम हुए, एक बढ़ गया, 8 नंबर बढ़े, एक नंबर कम हुआ, एक नंबर कम हुआ, या कोई पैटर्न बना? नहीं, कुछ और सोचना है। तो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का केस नहीं है, मतलब लेटर टू लेटर तो इसका लिंक बनने से रहा। उसके बाद देखते हैं, देखो
एक और अप्रोच बताता हूँ। देखो काफ़ी सारी अप्रोच फॉलो होती हैं क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, तो ये अंडरस्टूड है, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच लग सकती हैं। एक स्मार्टली प्ले करने का तरीका बताता हूँ। एग्जाम में जाके आपके साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि बहुतों के साथ होता है, या प्रैक्टिस के दौरान ही आपको पता चल जाएगा। जब भी आपको रियलाइज हो ना कि वर्ड का कोड समझ में ही नहीं आ रहा क्या बन रहा है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन स्किप कर देना है, एक लास्ट अटेम्प्ट मार देना उस पर। कैसे? बेस्ट अप्रोच बताता हूँ, स्प्लिटिंग। स्प्लिट कर देना उसको, ठीक है, जो भी वर्ड का कोड आप निकालने जा रहे होंगे। स्प्लिटिंग कैसे करनी है ध्यान से समझना। अगर मैं आपको कोई एक ऐसा वर्ड दूं जिसमें इवन नंबर ऑफ लेटर्स हैं, सम संख्या में अक्षर अवेलेबल हैं, तो इसकी स्प्लिटिंग कैसे कर सकते हो? दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हो, चार चार के दो पार्ट्स बन जाएंगे, यही होगा। 6 अक्षर का कोई कोड अवेलेबल है, 3 3 के दो पार्ट्स बन जाएंगे, इक्वल स्प्लिटिंग तो ऐसे कर लोगे। प्रॉब्लम पता कहाँ आएगी? अगर वर्ड के अंदर ओड नंबर ऑफ लेटर्स हो, विषम संख्या में अवेलेबल हो। तो विषम संख्या में अगर आपको ध्यान में हो, हमने टेम्परेरी का कोड देखा था, है ना, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में। वहां पर हमने क्या देखा था? जो मिडिल का लेटर है सेम एज इट इज था, बाकी में -1 +1 ऐसे चल रहा था। अभी डिस्कस करके हटे थे, वो है ना अभी देखो। तो यहां पर ओड नंबर ऑफ लेटर्स हैं, 9 अक्षर हैं देखो, तो हम इक्वल स्प्लिटिंग नहीं कर सकते, आधे आधे भागों में नहीं बांट सकते। तो इसमें स्प्लिटिंग कैसे कर सकते हो? आप मिडल के लेटर को एज इट इज रखो, पहले आधे भाग को अलग से सॉल्व करो, आखिरी आधे भाग को अलग से देखो, ठीक है। इवन के केस में तो स्प्लिटिंग हो जाएगी दो इक्वल पार्ट्स में। ओड के केस में कैसे होगी? आप मिडल वाले अक्षर को एज इट इज रख दो, बाकियों को अलग अलग सॉल्व करो। यही चीज हम यहां पर देखेंगे। हम यहां पर देखें तो कितने अक्षर अवेलेबल हैं? 7। तो हम क्या करेंगे? मिडल वाले अक्षर को एज इट इज रखेंगे, पहले आधे भाग और दूसरे आधे भाग को अलग से देखेंगे, ठीक है। अब वही बात आती है, लिंक कैसे बनाना है। मुझे एक बात बताओ, ये 8 या 1 ले लो या 5 ले लो, चलो 1 ले लेते हैं, ए से शुरू करते हैं, ठीक है। कोई भी उठा सकते हो आप अपने एंड से अक्षर। 1 किसके ज्यादा नियर बाय लग रहा है? 2 के, और उसके करीब तो इतना जल्दी है ही नहीं कोई। 8 किसके ज्यादा नियर बाय लग रहा है? 9 के। 5 किसके ज्यादा नियर बाय लग रहा है? 6 के। देखो 1 से 2 1 नंबर बढ़ा, 8 से 9 1 नंबर बढ़ा, 5 से 6 1 नंबर बढ़ा। मतलब कि पहले 3 लेटर्स जो हैं आपस में शफल भी हुए, शफल हो रहे हैं ना, देखो आपस में एक्सचेंज करने पोजीशंस को, और उनमें इंक्रीमेंट भी लगा। वही कैटेगरी सारी आती है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी लग रहा है और शफलिंग भी हो रही है। क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल बन गया। इसी तरह यहां पर आओ, पैटर्न वही सेम होना चाहिए यहां पर भी। 9 से 10 1 नंबर बढ़ा, 7 से 8 1 नंबर बढ़ा, 14 से 15 1 नंबर बढ़ा। मतलब पहले 3 और आखिरी 3 अक्षर जो हैं आपस में शफल हो रहे हैं और उनमें एक एक नंबर का इंक्रीमेंट आ रहा है। इसी तरह मिडल वाले लेटर की तरफ बात करें तो 12 से 11 1 नंबर कम हुआ। तो पैटर्न आपको क्लियर हो चुका होगा। तो हमें बताना किसका है अभी? बेड टाइम का। चलो बेड टाइम का भी कोड निकाल लेते हैं। तो वही बात आती है, अभी तक हम छोटी वैल्यूज के साथ ही खेल रहे हैं। 1 का इंक्रीमेंट आ रहा है ना, तो पिछले क्वेश्चन में बताया था कि किसी भी अक्षर में अगर आप 1 का इंक्रीमेंट करते भी हैं, 1 नंबर बढ़ाते भी हैं, तो इन शॉर्ट आप उस अक्षर का अगला अक्षर बताने जा रहे हैं। तो आ जाएगी यहां पर। डी का अगला अक्षर क्या होता है? ई। ई का क्या होगा? एफ। और बी का क्या होगा? सी। उसके बाद आई का जे, ई का क्या होगा? एफ, एम का क्या होगा? एन। क्योंकि सभी में हम एक एक नंबर बढ़ाने जा रहे हैं। अगर जरूरत पड़े पोजीशन वैल्यूज लिख लो। 20 जैसे मिडिल के लेटर में क्या था? -1। दिक्कत आए तो प्लेस वैल्यू का रेफरेंस ले लो। 19 अक्षर कौन सा हो जाएगा? एस। तो ये हमारा फाइनल आंसर बना, दैट इज EFCSFNJ। आंसर क्या आया? ऑप्शन नंबर डी। तो क्लियर हो रहा होगा कि जंबलिंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने क्यों मार्क करवाया है, क्योंकि क्वेश्चन ही इसी से बनेंगे। जितना भी ट्विस्ट आएगा क्वेश्चन के अंदर, इसी को पहले प्रायोरिटी दी जाती है। अगर एग्जाम का लेवल ऐसा है, ग्रुप डी की पोस्ट है जैसे, उसमें कहीं ना कहीं ईजी वाले क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपके केस 2 और केस 3 से रिलेट करेंगे। हाँ, इनके अलावा और भी टाइप्स बनती हैं, हम धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल देखेंगे किस तरह से है। ठीक है, तो ये क्लियर हो चुकी होगी टाइप, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले केस के ऊपर। ये है हमारी 5th सब टाइप, बेस्ड ऑन प्लेस वैल्यू एंड नंबर्स। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आजकल ट्रेंड में यही है। इसमें इजी से इजी और टफ से टफ लेवल का क्वेश्चन भी बनता है। बट अभी कंसेप्ट लेक्चर है, हम लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज के अंदर। अभी हम इजी लेवल से इन्हें देखेंगे।
ठीक है, समझिए ध्यान से। किसी सर्टेन कोड लैंग्वेज में हमें रैट का कोड अवेलेबल है, ठीक है, गोल्ड का कोड अवेलेबल है, पोर्ट का कोड हमें बताना है। अब मैंने यहां पर क्यों लिखा कि बेस्ड ऑन प्लेस वैल्यू एंड नंबर्स, क्योंकि यहां पर वर्ड का कोड लेटर की बजाय एक नंबर की फॉर्म में है। अभी तक हमने जितने भी 4 सब टाइप्स देखी हैं, 4 केसेस देखे हैं, उनमें क्या था, वर्ड का कोड जो हमें गिवन था लेटर की फॉर्म में ही गिवन था। इसमें क्या होगा, वर्ड का कोड नंबर की फॉर्म में होगा। ठीक है, अब देखिए पहले हम देखते हैं रैट का कोड बना कैसे है। पिछली टाइप्स का ही कहीं ना कहीं मिक्सचर होता है, 20 1 1 8। ओके, उसके बाद हम इसका भी लिख लेते हैं। गोल्ड का कोड अवेलेबल है कितना, 4 1 2 1 5 7। पहले इन दोनों को समझेंगे फिर बोर्ड का निकालेंगे। तो ज़रूरी नहीं होगा एग्जाम में आपको हमेशा एक ही वर्ड का कोड दिया जाएगा और दूसरे का निकालना होगा। रेफरेंस के लिए यहाँ पर देखो कितने वर्ड्स अवेलेबल हैं, 2, तीसरे का निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो दोनों को समझ लेंगे। तो क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए दी बेस्ट पार्ट, पोजीशन वैल्यू R18 A1 T20 हुआ। यहाँ पर अगर बात करें G7 O15 L12 D कितना हुआ, 4। देखो आपको क्लियरिटी हो रही होगी सारी चीज़ों से। कोड में बैठे देखो लेटर्स की जो लेटर्स नहीं है, सॉरी नंबर्स हैं, प्लेस वैल्यूज ये अवेलेबल है, देखो बिल्कुल अवेलेबल है। आपको 18 भी गिवन है, आपको 20 भी गिवन है, आपको 1 भी गिवन है। मतलब वर्ड के अंदर जितने भी लेटर्स की प्लेस वैल्यूज थी उनको उल्टा लिख दिया है रिवर्स ऑर्डर में। ये देखो 20 आ गया, 1 आ गया, 18 आ गया। इधर भी यही चीज़ होनी चाहिए फिर, अगर सेम रेफरेंस ले रहे हैं तो 4 आ गया, देखो एल की प्लेस वैल्यू 12 यहाँ पर आ गई, ओ की प्लेस वैल्यू 15 यहाँ पर आ गई, जी की प्लेस वैल्यू 7 यहाँ पर आ गई। मतलब सिर्फ और सिर्फ प्लेस वैल्यूज का रेफरेंस लिया, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। तो हम बोर्ड का कोड भी बता सकते हैं। अब टी की प्लेस वैल्यू सबसे पहले आ जाएगी, दैट इज 20। फिर ए की प्लेस वैल्यू आ जाएगी 1, ओ की प्लेस वैल्यू 15, बी की प्लेस वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। उनको उल्टे क्रम में हमने लिख दिया। तो ये हमारा आंसर आना चाहिए 20 1 1 5 2। 20 1 1 5 2 कहाँ गिवन है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर। तो हम इजी लेवल के डिस्कस करेंगे अभी के लिए, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज में, और ज़्यादा लेवल बढ़ाएंगे हम एडवांस लेवल के अंदर जाके। ठीक है, तो घबराइए मत, हर एक टाइप डिस्कस होगी। अभी हम चीज़ों को समझ रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं। इंप्रूवमेंट ऐसे ही आती है, ऐसा नहीं है मैं झटके में ही आपको टफ लेवल करवाने लग जाऊँ, तो कुछ पल्ले भी तो पड़े ना। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, क्या पता ऐसे क्वेश्चन आगे चल के हैं आपको ज़रूरत ही ना पड़े समझने की, अब वन गो में ही अपने आप ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, अगेन एक नंबर का कोड, वर्ड का कोड गिवन है फिर से नंबर की फॉर्म में। तो हमें डेयर का कोड अवेलेबल है क्या, 28। हमें किसका बताना है, फ्लोर का क्या होगा। तो चलो, वर्ड का कोड नंबर की फॉर्म में है तो ऑब्वियस ही बात है हम प्लेस वैल्यूज ही यूज करेंगे। तो क्या आ रहा है, D4 A1 R18 E5। तो पिछले क्वेश्चन में तो देखिए यहां पर हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू को ही एज इट इज मेंशन किया गया। लेटर 4 है, कोड जो है 2 डिजिट की वैल्यू है, तो माइंड में एक ही चीज आनी चाहिए, क्या पता इन पोजीशन वैल्यूज को ही जोड़ के लिख दिया गया हो, इकट्ठी करके चेक करो, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑल्टरनेट ही नहीं बनता। 4 और 1 5, 5 और 5 10 और 18 कितने हो गए, 28। मतलब ये जितने भी प्लेस वैल्यूज थी सभी को आपस में जोड़ दिया गया है। चाहे आप क्रॉस चेक कर सकते हो फिर से, इन सभी प्लेस वैल्यूज का जो सम है वो किसके बराबर है, 28 के। तो इसी तरह यहाँ पर 6 12 और 6 18, 18 और ये कितना हो गया 15 15 30, 18 और 30 कितना हो गया 48, 48, 48 प्लस 18 कितना हो गया 66। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, गलत कर दिया क्या, फिर से देखो 12 और 6 18, 18 दूना 36, 36 और 30 कितना हो गया 66, 66 आएगा आंसर। ये टाइपिंग एरर होगा, पीडीएफ में आपको करेक्ट मिलेगा। आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑल्टरनेट ही नहीं बनता। यहाँ पर सभी प्लेस वैल्यूज का जोड़ जो है वो 28 के बराबर है। फिर भी इधर देख लो 5 5 10 और 18 28, बिल्कुल ठीक है। यहाँ 12 6 18, 18 दूना 36 और 30 कितना हो गया 66। प्लेस वैल्यूज का क्या कर रहा है, बन रहा है यहाँ पर जोड़ बन रहा है। ओके, फिर से देखें यहाँ पर बिग का कोड अवेलेबल है हमें, ये भी देखो नंबर की फॉर्म में है। क्या गिवन है, 2 5 9 2 0। उसके बाद हमें ग्रेट का कोड अवेलेबल है, क्या कोड अवेलेबल है 20 9 5 1 7। बताना किसका है, एडल्ट का। तो पहले तो इसे समझ लेते हैं,
बी का प्लेस वैल्यू 2 हुआ, आई 9 हो गया, जी 7 हो गया। यहाँ पर अगर बात करें जी 7 हो गया, आर 18 हो गया, ई 5 हो गया, एक ई 20 हो गया। चलो समझते हैं। कॉमन तो है ही नहीं, आई कॉमन है बस, ठीक है, आई कॉमन है। और बी और जी की वैल्यू हम ये ले सकते हैं कि वो चेंज हो रही हो, ठीक है। आई की प्लेस वैल्यू देखो 9, कॉमन कैसे पता चला, क्योंकि 9 अगर यहाँ पर है तो 9 यहाँ पर भी अवेलेबल था, तो 9 को एज इट इज लिखा गया। ओके, अब आई को ही एज इट इज क्यों लिखा गया, क्योंकि हम ये देख सकते हैं आई जो है वो क्या है, एक वोवल है, एक स्वर है। हमारे पास 5 वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ एंड यू, 5 स्वर है ना। वी वोवल नहीं है, वी फॉर वोवल तो होता है बट वो वोवल नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, वो दिक्कत बहुत देता है। ओके, चलो अब क्रॉस चेक करते हैं कि यहां पर भी वोवल्स को सेम लिखा गया। ये देखो ई और ए 2 वोवल्स है, उनकी प्लेस वैल्यू को एज इट इज लिखा गया। मतलब इसमें हमें एक और नया पैटर्न देखने को मिला। अलग अलग पैटर्न पे ही डिस्कस करेंगे कि यहां पर वोवल्स को क्या रखा गया है, सेम रखा गया है, ठीक है, सेम एज इट इज रखा गया है, किनको, स्वर या वोवल्स को। बाकी इनके साथ क्या हुआ, देखो बी 2 है, इसका कोड क्या रियलाइज हो रहा है, 25। 2 और 25 में क्या रिलेशन है, अगर बी की अगर हम बात करें तो बी लेटर की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट। अल्फाबेट में सीखा था, क्योंकि जितने भी हमें अक्षर अवेलेबल होते हैं सभी की प्लेस वैल्यू हमें लेफ्ट से अवेलेबल होती है। और इसकी पोजीशन वैल्यू राइट से कितनी होगी, 25th फ्रॉम द राइट, बाय यूजिंग द फॉर्मूला टी इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस 1। अल्फाबेट टेस्ट का सबसे पहला रूल कि किसी भी अक्षर की पोजीशन वैल्यू अगर आपको बाएं छोर से गिवन हो उसे दाएं से निकालनी हो, या दाएं से गिवन हो उसे बाएं से निकालनी हो, तो हम इस रूल को प्रेफर करते हैं। और हमने ट्रिक भी सीखी थी कि सम जो है वो टोटल से एक ज़्यादा बनाते हैं। अगर नहीं देखा तो पहले वो देखो, क्योंकि अल्फाबेट करने के बाद आप ये करोगे तो ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। नहीं तो आधी चीज़ें वॉश आउट हो चुकी होंगी, ये लगा लो। तो ये हमने तो सिर्फ एस्टिमेट लगाया। आगे देखिए, जी का प्लेस लेफ्ट से कितना है, 7, राइट से कितना होता है, 20। देखो 7 में 20 जोड़ेंगे तो जी की प्लेस वैल्यू राइट से कितनी होगी, 30 हो गई, ठीक है। इसी तरह जी लेफ्ट से 7 है, राइट से कितना होगा, 20, सम 27 बन रहा है, टोटल से एक ज़्यादा। अगर आर का प्लेस बाएं छोर से 18 है तो दाएं से कितना होगा, सम 27 बनाओ, कितना जोड़ोगे 18 में 9, देखो 9 भी गिवन है। टी का प्लेस लेफ्ट से है, बाएं छोर से है 20, राइट से निकालने के लिए सम 27 बनाओ, तो 20 में क्या जोड़ोगे, 7, देखो ये अवेलेबल है। मतलब कि यहां पर जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं, जितने भी हमारे पास यहां पर क्या है, स्वर हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, उनकी प्लेस वैल्यू को दाईं ओर से लिया गया है, राइट हैंड साइड से। और जितने भी वोवल्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू को एज इट इज मेंशन किया गया है। एक नया पैटर्न जनरेट हुआ। बहुत सारे पैटर्न बनते हैं, मैं बार बार यही चीज बोल रहा हूं, देखो, ठीक है। और आजकल तो एग्जाम में आ भी ऐसे इंटरेस्टिंग लेवल के क्वेश्चन रहे हैं। डरा नहीं रहा हूं, बट जो एक्चुअल चीज है वो आपको रियलाइज करवा रहा हूं। ओके, चलो प्लेस वैल्यू लिख दें सबसे पहले। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, 1 बाय 1 करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। वोवल की प्लेस वैल्यू को एज इट इज लिखना है, A1, U कितना हो गया, 21। बाकी रही बात व्यंजन या कॉन्सोनेंट्स की, उनकी प्लेस वैल्यू को दाईं ओर से लिखना है। अगर डी का प्लेस बाएं से 4 है तो दाएं से कितना होगा, 23, सम 27 बना दिया ना हमने, 4 में 23 जोड़ेंगे तभी सम 27 बनेगा, या ये रूल के थ्रू अप्लाई कर लो। 12, एल की प्लेस वैल्यू बाईं छोर से 12 है तो दाएं छोर से कितनी होगी, 15, 12 में 15 जोड़ा 27 बना। बाएं छोर से टी 20 है तो राइट से कितना होगा, 7वां। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए 123, 21, 15, 7, ये गिवन है, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया। तो बहुत सी वैरायटी बनती है इस केस में भी, और काफ़ी ट्रेंड में है, इसमें बहुत सा लेवल भी बनता है। वही स्टार्टिंग में जो बात कह चुका हूँ मैं, आसान से आसान भी बनता है, टफ से टफ लेवल का क्वेश्चन भी बनता है। तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगी, सब कुछ देखने को मिलेगा आपको। अभी हमारा सिर्फ स्टार्टिंग है, बेसिक चीजें कर रहे हैं हम। ओके, नेक्स्ट हमारे 6th सब टाइप है, दैट इज अल्फाबेट टू अल्फाबेट, नंबर और सिंबल। ये भी बहुत ही ट्रेंड में रहती है और बहुत आसान भी है, और मैक्सिमम कैंडिडेट्स का ये क्वेश्चन गलत भी जाता है, अभी पता चल जाएगा। देखिए यहां पर सबसे पहले हम देखें कि किसी सर्टेन कोड लैंग्वेज में हमें नंबर का कोड अवेलेबल है। क्या कोड दिया है नंबर का, EPRSAY, है ना। फिर स्क्वायर का कोड भी गिवन है, 2 वर्ड के कोड गिवन है यहां पर भी। क्या कोड अवेलेबल है, NGPBYA।
और निकालना किसका है, मेंबर का। ठीक है, इसका कोड निकालना है मेंबर का। अब देखो, हमारी अब तक किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की क्या प्रायोरिटी रहती है कि हम वर्ड का कोड जो भी दिखा हो उसमें बैठे हुए लेटर्स को टारगेट करते हैं कि जितने भी यहाँ लेटर्स यूज हो रहे हैं उनमें लेटर्स का जो रोल है वो सेम ही लेटर यूज हो रहे हैं, डिफरेंट है। अब देखो, लेटर्स तो टोटली डिफरेंट है, वाई यहाँ पर नहीं है, अगर इसकी बात करें जी यहाँ पर नहीं है, लेटर्स टोटली डिफरेंट है, एन भी नहीं है। देखो, एक आधा सेम हो सकता है, वो मैंने पहले भी कहा था। तो अगर लेटर्स डिफरेंट हैं तो आपके माइंड में क्या आता है, पोजीशन वैल्यूज। बहुत से कैंडिडेट पता क्या करेंगे, पोजीशन वैल्यू लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, बट उससे कोई बात ही नहीं बनेगी, क्वेश्चन स्किप कर देंगे। हालांकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, फ्री के नंबर दे के जाता है और ये रहता भी है एग्जाम में, क्योंकि एग्जामिनर वही चीज देता है जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करें या उनको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगे। अब देखिए होगा क्या। सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये इस टाइप से कोरिलेट करता है या नहीं। तो इसमें क्या खास बात है ऐसी, ध्यान से समझना। हमें जो ये दो वर्ड गिवन है दैट इज नंबर एंड स्क्वायर, और जिसका हमें निकालना है कोड दैट इज मेंबर, उस पे देखो मेंबर वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं क्या यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहे, स्क्वायर और नंबर से ही तो लिए गए हैं। देखो, मेंबर में एम यहाँ पर आ रहा है, बी भी आ रहा है, उसके बाद आर यहाँ पर आ रहा है, ई भी आ रहा है। देखो, ठीक है, बी तो आ ही रहा है। मेंबर वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं वो गिवन वर्ड से लिए गए हैं दैट इज नंबर एंड स्क्वायर। बट एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि आप ये चीजें मैच करने बैठोगे, इतना टाइम थोड़ा होता किसी के पास। जस्ट एक क्लू दिया अभी। दूसरा क्लू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान से समझना। जब भी आपको ऐसा लगे कि दो वर्ड्स गिवन है, दो वर्ड्स के कोड अवेलेबल हैं, उनमें कॉमन लेटर को टारगेट कर लो। कॉमन लेटर यहां पर देखें तो यहां पर ई आ रहा है, ई तो यहां पर भी आ रहा है। यहां ई का कोड क्या आ रहा है, ए। यहां पर ई का कोड क्या आ रहा है, ए। तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में स्ट्राइक करेगा कि ई का कोड ए ही बन रहा है, तो इधर भी आप ए से रिप्लेस कर दोगे। बट आप श्योरिटी ले सकते हो, क्या पता गलती से आ चुका हो। श्योरिटी कैसे लोगे, और लेटर्स देख लो। यहां अगर बात करें, यू इधर भी है, यू इधर भी है, यू का कोड यहां पर क्या है, पी। इधर यू का कोड क्या आ रहा है, पी। आर की अगर बात करें तो आर का कोड क्या है, वाई। यहां आर का कोड क्या है, वाई। मतलब के वर्ड के अंदर जितने भी कोड में बैठे लेटर्स थे, हर एक लेटर के कंसर्न्ड कोड को ही यहां पर अप्लाई किया गया। मतलब कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए एन का कोड ई हो जाएगा, एम का कोड आर हो जाएगा, बी का कोड एस हो जाएगा, एस का कोड एन हो जाएगा। अब ये नहीं कहना कि बी का कोड एस है तो उधर एस है तो बी को किससे रिप्लेस कर दोगे, एन से। वो गलत होगा, क्योंकि बी एस है, एस क्या है, एन। ऐसा नहीं करना। किसी भी स्पेसिफिक लेटर का कोड यहां पर स्पेसिफिक जो गिवन है बस उसी तक ही सीमित रहेगा। समझ में आई बात। तो पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए एम का कोड क्या है, आर। तो इस एम को आर से रिप्लेस कर दो, इस एम ओ को भी किससे रिप्लेस करोगे, आर से। ई का कोड क्या आ रहा है, ए। तो इस ए को, ई को ए से रिप्लेस करो, इस ई को भी ए से रिप्लेस करो। बी का कोड क्या आ रहा है यहां पर देखो, एस। बी का कोड यहां पर क्या आया, एस। और आर का कोड क्या आया यहां पर, वाई। तभी हमने इसका नाम दिया है अल्फाबेट टू अल्फाबेट, नंबर और सिंबल। अभी के लिए अल्फाबेट टू अल्फाबेट रहेगा, क्योंकि वर्ड का कोड जो अवेलेबल है लेटर टू लेटर या अल्फाबेट टू अल्फाबेट ही अवेलेबल है। ओके, तो पहले आंसर देख लेते हैं, आर ए आर एस ए वाई, ऑप्शन नंबर सी। अब जरूरी नहीं होगा कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन अवेलेबल हो हमेशा दो ही वर्ड्स गिवन होंगे, आपको सिंगल वर्ड भी दिया जा सकता है। बस आपको ये देखना है कि जिस वर्ड का कोड हमें निकालना है क्या वो गिवन वर्ड से मॉडिफाई हुआ है या नहीं। अभी एक टाइप करेंगे, हम चैप्टर करेंगे वर्ड फॉर्मेशन की। वो भी एक आधा क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, कि कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है। वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं कुछ एक चैप्टर्स जो है आपस में इंटरलिंक्ड जरूर है। तभी हमने कहा था स्टार्टिंग में कि आपको सीक्वेंस में पढ़ना है। जितने भी आपको चैप्टर्स अवेलेबल हैं सीक्वेंस में पढ़ेंगे ज़्यादा बेहतर होगा। देखो, एक और स्प्रिंग का कोड अवेलेबल है। क्या कोड अवेलेबल है, अब ये देखो मिक्स्ड एलिमेंट यूज हो रहे हैं, क्योंकि टाइप का नेम भी क्या था, अल्फाबेट टू अल्फाबेट, नंबर, सिंबल। जरूरी नहीं है कि अल्फाबेट का कोड अल्फाबेट के थ्रू ही आएगा, नंबर की फॉर्म में भी आ सकता है, सिंबल की फॉर्म में भी आ सकता है, मिक्स एलिमेंट भी हो सकता है। एलिमेंट मतलब जितने भी हमारे पास यहाँ पर लेटर्स, चाहे नंबर्स हैं चाहे सिंबल्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, एलिमेंट्स ही हैं। स्प्रिंग का कोड गिवन है, गोन का कोड अवेलेबल है। क्या कोड गिवन है, इक्वल 7 4 एम्परसेंट। निकालना किसका है, साइन का। तो ध्यान दीजिए, साइन में जितने भी लेटर्स हैं वो गिवन वर्ड से ही लिए गए हैं। स्प्रिंग उठा लो चाहे गोन उठा लो, कॉमन लेटर्स हैं।
और कैसे श्योरिटी लेंगे, यहाँ जी का कोड क्या आ रहा है इक्वल टू, इधर जी का कोड क्या आ रहा है इक्वल टू, एन का कोड इधर क्या है 4, इधर एन का कोड क्या है 4, तो क्या है लेटर टू नंबर या सिंबल, तो वहां पर क्या आएगा एस का कोड हैश, तो इधर एस का कोड क्या आ जाएगा हैश। ओके, उसके बाद आई का कोड क्या है, आई का कोड एट द रेट, तो इधर एट द रेट आ जाएगा आई का कोड। जी का कोड क्या है इक्वल टू, तो इधर इक्वल टू आ जाएगा, और एन का कोड क्या है 4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए हैश एट द रेट इक्वल टू। समझ में आ रहा है ना, तो बहुत ही इजी टाइप रहती है, बट यहाँ पर आके दिक्कत आ जाती है। स्टूडेंट क्या करते हैं प्लेस वैल्यूज का रेफरेंस ले लेंगे, उनसे कोई कोड ही नहीं आइडेंटिफाई होगा। अब मैंने आपको यहाँ पर एक बात बोली है कि यहाँ जो भी वर्ड्स गिवन होंगे उनमें कॉमन लेटर का कोड भी क्या होगा कॉमन ही होगा। ये देखो ई का कोड ए है, ई का कोड ए, आर का कोड वाई है, आर का कोड वाई, बी का कोड एस है, तो बी का कोड हमने एस लिख दिया, यू का कोड पी है तो यू का कोड पी यहाँ पर भी है। कॉमन लेटर का कोड भी कॉमन है। ऐसा भी तो हो सकता है कॉमन लेटर का कोड कॉमन ना हो, वेरी करता हो, बिल्कुल हो सकता है। फिर वो आपकी थोड़ी हाई लेवल की टाइप बनती है, जो कि हमने थर्ड टाइप आपको बताई थी ग्रुप ऑफ वर्ड्स की, तो वो चीज़ें हम वहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। मतलब इसी की ही मॉडिफिकेशन होगी वहाँ पर, आगे जाके पता चलेगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हमें से किसी को भी डाउट आ सकता है। यहाँ पर तो हमने कॉमन लेटर का कोड देखा कॉमन आ रहा है, अगर कॉमन लेटर का कोड कॉमन ना हुआ फिर क्या करेंगे, फिर हमारी एक और टाइप बनती है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अभी हम क्या है ये सारी की सारी जो है पहली टाइप ही डिस्कस कर रहे थे, दैट इज बेस्ड ऑन अल्फाबेट एंड नंबर्स। हमने इसमें कितने केसेस देखे 6। पहला कौन सा था रिवर्सल वाला, दूसरा क्या था अपोजिट लेटर्स वाला, ठीक है, जिसमें हमने पहली 2 कैटेगरी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका देखा। फिर हमने डिस्कस की इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की टाइप। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया जंबलिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी आप लोगों के लिए। फिर हमने उसके बाद क्या डिस्कस किया अपना बेस्ड ऑन प्लेस वैल्यूज या पोजीशन वैल्यूज। लास्ट में हमने क्या डिस्कस किया अल्फाबेट टू अल्फाबेट। अब ये जो मैंने 6 कैटेगरीज बनाई हैं, 6 टाइप्स बताई हैं आपको, ये किसी भी बुक के अंदर अवेलेबल नहीं होंगी। अगर आप कहीं ये जो किसी भी बुक में अवेलेबल ही नहीं है, मैंने कैसे करा दिए, अरे भाई ये सरकार ने भी ग्रांट नहीं दे रखी, हाँ ये चीज़ें होते हैं। बोर्ड के एग्जाम थोड़ा है कि आपको हिस्ट्री पढ़नी है सीबीएसई बोर्ड में तो एनसीईआरटी आपने उठा ली, मैथ के क्वेश्चन उठा लिए, उसमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। इसमें कुछ नहीं है, आपको थोड़ा रिलेट करवाने के लिए क्वेश्चन से कि किस किस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने उसी को टाइप का नेम दे दिया है। अदरवाइज ये किसी भी बुक में अवेलेबल नहीं है। ऐसे तो इन्फानाइट नंबर ऑफ पैटर्न्स बनते हैं, बताया था ना, हर क्वेश्चन का पैटर्न अलग अलग हो सकता है, तो ऐसे तो हम हर पैटर्न को अलग अलग नाम देते रहेंगे, कितनी याद रख लोगे। और इससे आपका मतलब ही क्या है, एग्जाम में थोड़ा पूछे जाएंगे कोडिंग डिकोडिंग बताओ कितनी टाइप्स होती हैं। हर टीचर का अपना वे है पढ़ाने का, कोई इसमें 3 टाइप बताएगा, कोई 4 बताएगा, कोई 5 भी बता सकता है। अगर मैं इसे ज़्यादा एक्सपेंड कर दूं, इसको अलग टाइप का नेम दे दूं, फिर तो ऐसे तो 10-12 टाइप्स बन जाएंगी। तो आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब है क्वेश्चन से ऊपर कि क्वेश्चन किस चैप्टर का है और उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हर एक कैटेगरी से रिलेट करवाने के लिए मैंने उसे टाइप का नेम दे दिया है, बाकी आपको सिर्फ फोकस करना है क्वेश्चन और उसकी प्रैक्टिस के ऊपर। तो ये थी हमारी पहली टाइप, इसमें सिर्फ मैंने आपको बेसिक बता दिया। अलग अलग वेरिएशन में अलग अलग पैटर्न्स भी बनेंगे, जो कि हम देखेंगे प्रैक्टिसाइज के अंदर, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना, जो भी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे पहले हम इनसे रिलेटेड सारी के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे लेवल पे, ओके। फिर हम डिस्कस करेंगे हमारे कंसेप्ट लेक्चर 2 के अंदर जो बाकी रिमेनिंग है, उसमें कुछ नहीं है, अगर मैं एक एक दो क्वेश्चन भी करवाऊंगा तब भी क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस उसकी भी करेंगे, बट इसकी ज़्यादा करेंगे, क्योंकि इनपुट आउटपुट यूपीएसआई के एग्ज़ाम में आता है, मतलब जो पुलिस एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आता है, रेलवे के एग्ज़ाम में भी आता है, तो इसमें ये चीज़ें हेल्पफुल रहेंगी। तो पहले इसे समझ लेते हैं, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम नेक्स्ट टाइप्स देखेंगे, फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर सभी को मिक्स करके देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन की, अगर आपको कहीं भी डाउट आता है दोबारा देख लीजिए, ठीक है। जल्दी ही करते हैं हम अब अपनी, या बढ़ेंगे अब हम अपने किस पे एक्सरसाइज के ऊपर, जितना भी अभी तक किया उससे रिलेटेड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखें, ठीक है। मिलते हैं जल्दी।